अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज आपके सामने हम क्या कहें, सारी बातें आपको पता है ऑलरेडी। मतलब कुछ कहने को रहा नहीं। मतलब कल जो हुआ लाहौर में, जिस तरह से आपने देखा कि गाड़ियां आई और गाड़ियों के बाद पथराव हुआ, इधर से भी पथराव, उधर से भी पथराव, पुलिस भी वैसे पत्थर मार रही थी, यहाँ से नून लीग के मतवाले भी पत्थर मार रहे थे, पत्थरों पत्थर हो गई थी। मतलब उस वक्त लेकिन पूरी ठोकर शफात, न्याज अगर में एक चीज़ देखा जाए तो पुलिस के पास पत्थर कहाँ से आने, मतलब वो पुलिस ने पत्थर थोड़ी रखे होते, वो तो ऑफकोर्स जो पत्थर आए जवाबी। थे वहाँ जवाबी, वो जब आए थे तो वही पत्थर उठा के वापस मारने में थे। लेकिन कल आपने एक चीज़ देखी, कल मरियम नवाज साहिबा के चेहरे पे परेशानी के तासुरात मैंने कहीं ऐसे क्यों नहीं देखे। जब वो अपनी गाड़ी से बाहर निकली नहीं तो काफ़ी मुस्कुरा भी रही थी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी समहाउ वो मुझे इतनी परेशान नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं अपनी उसकी वजह से बात कर रही हूँ। क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मुझे जानी नुकसान भी हो सकता था। अगर उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो पत्थर अगर अंदर आके लगता और उनके सर पे चोट लगती तो जानी नुकसान भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती। तो लेकिन परेशानी सारी वैसे प्रेस नहीं लगी। कॉन्फ्रेंस में आपने पीछे हिना परवेज को देखा आपने, अच्छी लग रही वो थी। बिल्कुल मुसलसल नोडिंग कर रही थी और वो बहुत इंडोर्स कर रही थी। हाँ। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ना कुछ जो है ना, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा एग्जीक्यूट कर रही थी इसको, मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है ये तो मैं नहीं पता, ज़ाहिर है पता थोड़ी है, वो हाँ, तो हम ज़्यादा पूछेंगे लोगों से। अपने घर से पत्थर तो नहीं लेकर आना वैसे शबाद मेरे लिए किसी नहीं, मारने के लिए। कभी भी अब डर लगने लग गया मुझे कभी। तो, नो वैसे नो पक्की नो, बात है ना। बिल्कुल जी खैर, पक्की लेकिन बात। जो कल हुआ वो पहले कभी भी नहीं हुआ, और ये क्यों हुआ और क्या मुहरिकात हो सकते हैं इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पे। जी, तो अभी आपने जानी कि टॉप स्टोरीज क्या थी, और सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल का वाकया पेश आया नैब की दफ्तर के बाहर। कल पेश होना था मरियम नवाज साहिबा ने, लेकिन उनके कारकुनों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हंगामा राय की, पथराव किया, पुलिस पे पथराव किया। और जो उनकी पेशी भी थी इस हवाले से फिर वो मनसूख भी कर दी गई। और पेशी के मौके पर जिस तरीके से जो कारकुनों ने किया शफात, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस कदर हंगामा राय करेंगे। जी जनाब, और क्या कुछ हुआ उस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब के वज़ीर इत्तलात जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। फ़याज़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि नैब अदालत के बाहर जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि इसकी पहले से मनसूबाबंदी की गई थी या ये सियासी एहतजाज था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे बेगम सफदर अवान साहिबा का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो एक नेगेटिव शख्सियत की हामिल हैं। उनका तर्ज अमल, उनकी सोच, उनकी अप्रोच, हर चीज़ नेगेटिव है। रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से, रियासती अदारों के ख़िलाफ़ भी, अदालती अदारों के ख़िलाफ़ भी, अपने मुखालफिन के हवाले से भी, जजेस की वीडियोज़ बनाना, जजेस को कत्ल की धमकियाँ देना, जजेस के बीवी बच्चों को जनाब उनकी ज़िंदगी अजीरन करवा देने की धमकियाँ देना, ये बेगम सफदर अवान साहिबा का और आले शरीफ का तुर्रा इम्तियाज़ है। 98 के अंदर, 1998 के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके जो कलंक का टिक्का अपने माथे पे सजाया था, आज उन घटिया किस्म की रवायात को ताज़ा रखते हुए बेगम सफदर अवान साहिबा ने अपने वालिद साहब की रवायत को ज़िंदा करते हुए आज पाकिस्तान के आइनी और कानूनी अदारे नैब के ऊपर जो है वो हमला करवाया, शीशे तोड़े, नैब के एहलकारों को ज़ख्मी किया, पुलिस को ज़ख्मी किया। तो ये प्री प्लान था सारा कुछ। फ़याज़ साहब, ये कहेगा कि आप लोगों को बड़ा शिकवा रहा है कि मरियम नवाज़ जो है वो मंजर आम से बिल्कुल एकदम गायब हो गई थी, कोई ट्वीट नहीं कर रही थी, कोई बात भी नहीं कर रही थी। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने इस जवाब में कहा है कि उनकी खामोशी जो है वो गूंज रही है, और उन्होंने कहा है कि उनकी खामोशी भी हुकूमत पर भारी है। क्यों लगता है उनको कि उनकी खामोशी भी हुकूमत पर भारी है? एक बात याद रखें, बेगम सफदर अवान जब भी बोलेंगी, जो भी एक्ट करेंगी, अपना भी बेड़ा गर्क कराएंगी, अपना ख़ानदान का भी बेड़ा गर्क कराएंगी, अपने वालिद साहब का भी बेड़ा गर्क कराएंगी। ये पिछले 6 साल की हिस्ट्री है। जब बोली, अजाब बन के नाजिल हुई अपने ख़ानदान के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर, अपने वालिद साहब के ऊपर। हंसता बस्ती इक़्तिदार अपने ख़ानदान का, हंसता बस्ता कारोबार अपने ख़ानदान का, हंसती बस्ती सियासत अपने ख़ानदान की, सत्यानाश फिर गई बेगम सफदर अवान की वजह से, इसके बोलने की वजह से, ट्विटर के ऊपर जनाब इनकी ट्वीटों की वजह से, और इनकी हर किस्म की हरकत की वजह से। और ये जो कुछ करती हैं, इनके पीछे अतालीक है परवेज़ रशीद साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब की अप्रोच एंटी रियासत। ये वो अप्रोच है जिसने इनका बेड़ा गर्क किया है। तो मैं कहता हूँ इनको बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। आज इन्होंने, कल जो इन्होंने हरकत की है ना, वो बुनियादी तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ हमला नहीं था, वो बुनियादी तौर पे अपने चचा शहबाज शरीफ साहब की और अपने कज़न हमज़ा शहबाज की सियासत के ऊपर हमला था।
उन्होंने कहा कि जब मेरी और मेरे अब्बू जी की सियासत की पीठ पे छुरा घोंपा तो जिन्होंने घोंपा वो क्यों सुकून के साथ सियासत करें। उन्होंने अपने चचा की सियासत का बेड़ा गर्क उनके ऊपर हमला कर किया है, सिंपल सी बात। ये आपकी राय है और डेफिनेटली जो पूरी नून लीग है वो इस राय से मुत्तफिक नहीं। उनको लगता है शायद उन्हें कल के शो से बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़े सियासी शो से उनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके नुक्ते की तायद ऐसे भी होती है कि शहबाज शरीफ मौजूद नहीं थे। तो ये जो जिस तरह से आपने कहा कि मरीम नवाज साहिबा जब बोलती हैं तो नून लीग के लिए मसाइल खड़े होते हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी उस बात की तरफ निशानदेही करती है कि नून लीग के अंदर एक पॉलिसी रिफ्ट है? जिस दिन नैब की टीम शहबाज शरीफ साहब को पकड़ने आई थी मॉडल टाउन, मुझे इनकी फैमिली के एक मेंबर और एक अजीज़ ने मुझे खुद बताया है 1 to 1, किसी से नहीं मैंने सुना, कि बेगम सफदर अवान साहिबा इतनी एक्साइटेड थी उस दिन कि आज मेरा चाचा पकड़ा जाएगा, इसकी ऐसी की तैसी। लेकिन जब रात तक उनके चाचा नहीं पकड़े गए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को दुख हुआ, गम हुआ, अफसोस हुआ तो वो बेगम सफदर अवान थी। वो इनका आपस में इट कुत्ते का वैर आपस में हुआ है, ये एक दूसरे को देखने के रवादार नहीं है। शहबाज शरीफ तंग है कि हमारा अच्छा भला, हमारी पार्टी, हमारा इक़्तिदार, हमारी हुकूमतें, हमारे कारोबार, हमारी लूटमार, हमारी खरबों डॉलर की डेली की पैदावार, सबका बेड़ा गर्क हो गया इस बेगम सफदर अवान की वजह से। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज, जैसे कहते हैं ना, एक जरदारी पूरी पीपल्स पार्टी पे भारी, मेरा ये अपना एक मकूला है, इसी तरीके से एक बेगम सफदर अवान पूरी नून लीग पे भारी, पूरी नवाज शरीफ के ऊपर भारी, पूरी आले शरीफ पे भारी, और अब जनाब शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज सियासत पे भी भारी। ये आपका अपना तज्जिया, बहुत शुक्रिया जी। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और कल जो नैब के दफ्तर के बाहर हुआ है उसी वाले से मजीद बात करेंगे। और मैं ज्वाइन करें हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरा वक्त दिया। तलाल चौधरी साहब, ये जो कल नहायत ही अनफॉर्चुनेट किस्म का भी, अनफॉर्चुनेट वर्ड भी काफ़ी छोटा है, जो वाक़या पेश है नैब के दफ्तर के बाहर, ये होना चाहिए था, ये वजह क्या बनी इसकी? वो हुकूमत की बुखलाहट की वजह से खराब हुई। हुकूमत ने सुबह जबकि सूरज नहीं निकला था, लाहौर की बड़ी तमाम रोड्स जो कि नैब ऑफिस की तरफ आती थी वो बंद कर दी थी। मोटरवे से नैब का रास्ता बंद था, रिंग रोड बंद थी, मुल्तान रोड बंद थी। बहुत सारे लोग जो जाना चाह रहे थे मरियम साहिबा के साथ वहाँ उसके इजहार यकजहती के लिए, वो एक एक घंटा पैदल चलकर वहाँ तक पहुँचे। लोगों के हाथों में पत्थर तो नहीं थे, लोगों के हाथों में फूल ज़रूर थे, लोगों के हाथों में अपने पार्टी का परचम ज़रूर था और वो पुरअमन खड़े थे। मगर जब लोगों की बहुत बड़ी तादाद देखी तो एक इसको मिस हैंडल किया वहाँ की इंतज़ामिया ने, और ये एक बुखलाहट में इतने लोगों का वो क्योंकि सामना नहीं कर पाए और लोग उनकी तवक्कुआत से बढ़ गए। और लगता ये है कि जो क्योंकि हर चीज़ पुरअमन थी, हर चीज़ बिल्कुल ठीक चल रही थी, जो हमलावर पुलिस हुई वो किसी के कहने पर हुई जिसके बाद सिचुएशन खराब। अच्छा इकबाल साहब, जो हुकूमत का दावा सामने आया कि जी गाड़ियों में पत्थर भर के लाए गए थे, कल राजब बशारत साहब ने भी कहा कि जी सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थर भर के लाए गए थे। इस इल्ज़ाम पे नून लीग का जवाबिया क्या है? देखिए, कहते हैं पत्थर भरकर हम लाए, यानी ये हम पत्थर लेकर आए और उसके बाद ये कैसे पत्थर थे जिससे हमारी गाड़ियां ही टूटी और हमारे ही कारकुन जख्मी हुए। कोई एक पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ, किसी पुलिस की एक गाड़ी या अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा, नैब की एक गमला तक नहीं टूटा। मगर कहते हैं कि पत्थर हम लेकर आए थे। कैसे पत्थर थे? जो हमने मारने थे किसी को मगर जख्म हमें लगे, गाड़ियां हमारी टूटी। मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी को सारे क्राउड से अलहदा करके पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद एक केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। जब मरियम साहिबा की गाड़ी सारे क्राउड में से उसे सिंगल आउट कर लिया गया, फिर उस पर हमला किया गया। उसकी फुटेज हमने जारी कर दी है, उसकी फुटेज आप ही के कैमरों की बनी हुई है। पुलिस एहलकार, दर्जन भर पुलिस एहलकार निशाना ले लेकर मरियम नवाज की गाड़ी पर पथराव कर रहे हैं। सो ये एक टारगेटेड ऑपरेशन लगता था और बिल्कुल टारगेट किया गया। अगर वहां से उस वक्त गाड़ी ना निकाली जाती उस हिसार से और गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती
तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अच्छा चौधरी साहब, ये कि कल जो मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके चचा शहबाज शरीफ जो हैं वो दिखाई नहीं दिए, क्या रीज़न है? क्योंकि बहुत सारे हल्के ये बात भी कर रहे हैं कि अंदर जो है वो ग्रुपिंग भी चल रही है और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इस किस्म के जो तशद्दुद वाले रवैया ना उसके काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हैं। देखिए मुझे कभी कभी हंसी आती है इस तरह के सवालों पर। क्या ग्रुपिंग भी? सबसे पहला बयान मुजम्मत का शहबाज शरीफ साहब ने दिया और उसके बाद पाकिस्तान की तमाम बड़ी जमातें, मैं खुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वकला कम्युनिटी का, उसके साथ बिलावल साहब का, फजलुर रहमान साहब का, कि उन्होंने इसकी मजम्मत की। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहले तो कोई प्लान नहीं था, मगर इस तरह की सिचुएशन में जब दर्जनों लोग हमारे गिरफ्तार थे, जख्मी थे, गाड़ियां हमारी तबाह हुई, उसके बाद मरियम साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हम अब पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह मौजूद थे, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साबक वज़ीर आज़म मौजूद थे, सेनेटर MNAs मौजूद थे, बड़ी तादाद एक ऑफिस होल्डर्स की मौजूद थी। मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें करने वाले शायद वो अपनी खिफत मिटाना चाहते हैं और उनके पास जब कोई आर्गूमेंट नहीं होता तो फिर यही एक बात रह जाती है, शरीफ फैमिली में डिवाइड है, वो फलाने की फलाने से नहीं बनती। बात उस मौके की करें कि वो जो सारी सूरत हाल पैदा हुई किसने की, क्यों की, ये हमला क्यों किया गया मरियम नवाज पे, ये सारे का सारा प्लान कहाँ बना। सवालात यही सवाल हम भी तलाल चौधरी साहब आपसे पूछना चाह रहे थे कि ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई और जब कारकुन वहाँ पर मौजूद थे और इतनी बड़ी तादाद में मौजूद थे तो क्या आप लोगों को पहले से नहीं पता था? और जिस तरीके से पर हंगामाराई की गई है वहाँ पर, हम बिहारा भी यही सवाल था तलाल चौधरी साहब से कि ये क्यों हुआ। आगे बढ़ते हैं जनाब। और कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में खिताब किया और कहा कि जी कारकुनों की गिरफ्तारी की हम मजम्मत करते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सियासी माहौल ख़राब हुआ तो जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। भरपूर मजम्मत करते हैं कि कारकुनों के साथ जो वहां पे किया गया और पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। ये जो इब्तदा की गई है अगर ये रोकी ना गई तो माहौल की खराबी, पाकिस्तान के सियासी माहौल की खराबी जो है वो मौजूदा हुकूमत और पंजाब हुकूमत के ऊपर जो है आयद होगी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि लाहौर वाक़या क्यों पेश आया इसकी तहकीकात होनी चाहिए और नैब की पेशियाँ होती रहती हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, अदालतों में पेशियों के लिए ज़वाबिते होने चाहिए। आज का जो लाहौर का वाकया है उन्होंने इजहार राय किया। सवाल ये है ये वाकया पेश क्यों आया? पेशियां नैब की होती हैं, दीगर कायदीन भी पेश होते रहे हैं, माजी में ऐसा वाकया रूनुमा नहीं हुआ। जरूर इसकी तहकीक होनी चाहिए, उसके मुज़मरात क्या हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, वो हदूद क़यूद तय कर लेनी चाहिए। कोर्ट में जाने की, अपना मुद्दा पेश करने की कारकुनान हैं उन्हें भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पुलिस पथराव पुलिस पर जो पथराव हुआ उसको नैब की ही चाल करार दिया है। कहते हैं झूठ बोला जा रहा है कि नैब पर हमला किया गया, नून लीग की गाड़ियों से पत्थर बरामद होना चाल है। पत्थर इसलिए बरामद हुए क्योंकि वो पत्थरों के साथ भेजे गए थे ताकि हमने जो करना है उसे काउंटर कर सकें। नून लीग की गाड़ियों से पत्थर इसमें हुए हैं कि वो बाकायदा पत्थरों के साथ भेजे गए हैं ताकि हमने जो कुछ करना है उसको काउंटर हम कर सकें। झूठ बोला जा रहा है कि नेब के ऊपर हमला किया गया। नेब के और कारकुनों के बीच में फासला था और कारकुनों का इकट्ठा होना ये उनका हक है। कल एक और बड़ी वीडियो शपात वायरल हुई है जिसमें देखा कि एक बड़े मशहूर, मैं तो टिकटॉक पे नहीं हूँ लेकिन बड़े मशहूर टिकटॉकर हैं जिनका नाम है सऊद भट्ट और वो थे नून लीग के हामी थे, वो भी कल वहाँ पर मौजूद थे और जो कल वहाँ पे पथराव किया गया है तो उसमें वहाँ भी मौजूद थे। अब टिकटॉक बड़ी ज़बरदस्त बनाते रहे तो कल मेरे ख्याल से वो भी नैब में ना सिर्फ पथराव कर रहे थे बल्कि टिकटॉक बनाने की कोशिश भी कर रहे थे, तो वो भी कल धर लिए गए हैं। मुझे समझ नहीं आई ये इधर खुश लग रहे थे लेकिन आगे कुछ सही मार पड़ी है। मैं ये देख रहा हूँ कि चलें वो तो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, ये जो इनको जदोकोब कर रहे हैं, हाँ, ये कौन सर है? पे कपड़ा बांधे, हाँ। सादा लिबास में, ये कौन है? और अगर निकाब भी ये एक बड़ी अजीब सी बात है, ये कौन है? हाँ, लेकिन ये मतलब
तो खैर जनाब, ये टिकटॉक वाले जो भाई साहब हैं, इनको भी जो है थोड़ी बहुत पिटाई हुई है। अच्छा, मेरे ख्याल से इनकी अपनी पार्टी के लोगों को भी इन पे किसी ना किसी बात पे गुस्सा था कि हम यहाँ एहतजाज करें, तुम यहाँ पे टिकटॉक बना रही हो, नेवर नो। बट मुझे देखते वो रहे ना खुश लग रहे थे कि जब मार पड़ी थी तो मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगा। लेकिन वैसे आप देखें माशाल्लाह सेहत भाई की जो है ना वो बड़ी शानदार है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये भाई अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखेगा आगे भी। वो भी आगे बढ़ते हैं जी, फिर ऊपर चढ़े ना, तो देखिए तब मार पड़ी। आगे बढ़ते हैं जी। और कल सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में कराची में बारिशों के बाद जो बिजली करंट से होने वाली हलाकतें हैं, इस मुकदमे की समाअत हुई, और इस मुकदमे में सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम शामिल करने और इनका नाम ईसीएल में डालने का हुक्म दिया गया। अदालत का लोड शेडिंग खत्म करने का भी साथ में हुक्म दिया है, और साथ ही सिंध हाई कोर्ट से जारी स्टे ऑर्डर्स की तफसीलात भी तलब कर ली गई। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कल ना सिर्फ करंट लगने से हलाकतों का नोटिस लिया गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कमिश्नर को निजी प्रॉपर्टी से भी, क्योंकि जो बिल बोर्ड गैर कानूनी तौर पर लगाए गए थे उनके खिलाफ भी नोटिस लिया गया है, और जो निजी प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे भी इश्तिहार फौरी हटाने का हुक्म दे दिया गया है, और इश्तिहार लगाने की इजाज़त देने वाले अफसरों के खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं जी, और अब आज बताते चलें कि कल उर्दू के हवाले से एक बड़ा अफसोसनाक दिन था, उर्दू अदब के हवाले से एक बड़ा अफसोसनाक दिन था। एक बड़ा मशहूर शेर है कि जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं मालिक मकान थोड़ी हैं। राहत इंदौरी साहब की बात कर रहे हैं जनाब। कल 70 बरस की उम्र में कोरोना वायरस से लड़ते वो जान से चले गए। एक ही दिन में 2 हार्ट अटैक्स हुए उन्हें, और वो जानबर न हो सके। बड़ा मुख्तलिफ असलूब, बड़ी मुख्तलिफ शायरी, और शायरी में जिस तरह जब देखते हैं जदीद शायरी में जो एग्रेशन आता है, और एग्रेशन जिस तरह से वो अपनी शायरी में न सिर्फ ये कि अपने अल्फाज में अपने बहुत आसान फहम अल्फाज होते थे, बड़े अल्फाज में भी एग्रेशन, और जो बयान था उनका, जो अंदाज था वो भी बड़ा मुनफरद था। तो कल राहत इंदौरी साहब भारत में इंतकाल कर गए। ए मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क दुश्मनों की जानिब से सी पैक मनसूबे को सबूताश करने और फ़िरका वाराना लिसानी और इलाकाई फसादात कराने के आलमी मनसूबे का इंकशाफ हुआ है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर डॉक्टर नूरुल हक कादरी के मुताबिक इसराइल में बैठी मोसाद की खातून आयशा के नाम से जाली अकाउंट से खौफनाक फ़िरका वाराना मवाद फैला रही थी, और उलमा कराम होशियार रहीं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मसालिक के माबैन बाहमी रवाबित के उन्वान से कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें उलमा का कहना था कि एक सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत मुख्तलिफ मकातब के दरमियान नफरत पैदा करने की साजिश की जा रही है, जिसको इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से नाकाम बनाया जा सकता है। कन्वेंशन का मकसद इस साजिश के हाथों उलमाए कराम और अवाम उन्नास को इस्तेमाल होने से बचाना है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर का कहना था कि 4 अशरों से पाकिस्तान को लिसानी, मजहबी, मसलकी और इलाकाई बुनियादों पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश नाकाम बनाई जा चुकी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन जनाब किबला अयाज साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। किबला साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा, ये जो अकाउंट से जो फ़िरका वाराना नफरत पर मबनी जो मवाद शेयर हो रहा है, क्या नोयत है इस मवाद की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपको याद होगा कि जो इफ्तिताही नशिस्त थी हमारी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की, उसमें मोहतरम वज़ीर मज़हबी उमूर ने इस बात का इंकशाफ किया कि आयशा नामी एक इसराइली ख़ातून जो है वो इस किस्म का मवाद अपलोड करती है कि जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ जो हमारे मसालिक हैं उनके अंदर एक मुनाजरे की फ़ज़ा पैदा हो जाती है। तो ये बिल्कुल करीने क़ियास है, और हमेशा से ये होता रहा है। सिर्फ़ ये एक अकाउंट नहीं बल्कि अंदाज़ा ऐसा है, और ये साइबर क्राइम वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात का तयन करें कि बैरून मुल्क से इस किस्म के अकाउंट्स मौजूद हैं कि जिसकी वजह से फ़िरका वाराना मुनाफरत और मुख्तलिफ़ मसालिक के दरमियान एक बहुत की कैफियत जो है वो पैदा हो रही है, क्योंकि वो फिर एक मुनाजरे में पड़ जाते हैं, और जवाब, और फिर इसके बाद जवाब का जवाब, और एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो जारी रहता है।
सही। अच्छा किबला साहब, ये कोई साजिश नई साजिश नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि ऐसी साजिशें तवातुर से की गई हैं, चाहे वो मसलक की बुनियाद पर हो या चाहे वो लिसानी बुनियादों पर हो। तो किस तरीके से उलमा कराम जो है अपना किरदार अदा कर सकते हैं ऐसे तमाम तर मामलात को काउंटर करने के लिए? बुनियादी बात यह है कि उलमाए किराम की ये जिम्मेदारी है कि वो जज्बात के बजाय शऊर से काम लें। और ये ना है कि मसलन कोई कहे कि आपका कान कुत्ता ले गया और फिर आप कुत्ते के पीछे भागने लगें, बल्कि ज़रूरत इस बात की ये है कि आप कान को टटोलेंगे, आपका कान मौजूद है या नहीं है। तो ये हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि कोई भी बात जब हम सोशल मीडिया पे आजकल देखते हैं या अखबार के अंदर देखते हैं तो फौरी तौर पे रद्द अमल में आ जाते हैं। तो रद्द अमल की नफ्सियात जो है ये बहुत ही नुकसानदेह है। ज़रूरत इस बात की है कि हम प्रोएक्टिव हों, उलमाए किराम के लिए बिलखुसूस, और वो इस मसले की तरफ देखें कि जो हमारा मुस्तक़बिल है वो इस बात में है कि मसालिक के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो, रवाबित हों, हुस्न तामुल हो। और यही चीज़ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दाखिली अमन के बग़ैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती। और इस वक्त पूरी दुनिया का तरीका यह है कि सिर्फ वही मुल्क तरक्की करता है, वही मुआशरा तरक्की करता है कि जिसके अंदर दाखिली अमन हो। किबला साहब, ये दाखिली अमन जितना के भी खिलाफ सोशल कोई भी मीडिया पे काम ये मवाद जो उसके लिए शेयर बहुत ही किया जाता मुहतात होना है, चाहिए। किबला साहब जो ये सोशल मीडिया पे जितना भी इस किस्म का मवाद शेयर किया जाता है उसको किसी न किसी लिटरेचर की हिमायत हासिल होती है और बाद में कुछ मखसूस अफराद उस लिटरेचर को बाद में प्रोपोगेट भी करते हैं। उस लिटरेचर को कैसे काबू किया जाए और अवाम को ये कैसे शऊर दिया जाए कि कौन सा लिटरेचर जो है वो अवामी नोयत के पढ़ने का है और कौन सा लिटरेचर उनके पढ़ने का नहीं है? दो बातें हैं, कुछ जो खालिस इल्मी बातें हैं और जो कि बहुत हसास बातें हैं, वो तो ज़रूरी है कि वो सिर्फ़ उलमाए किराम के दरमियान हो। जहाँ तक लिटरेचर का ताल्लुक़ है तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको सियाक और सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट से काट कर बयान किया जाता है। तो इस बात की ज़रूरत है कि उलमाए किराम ख़ुद भी इसको समझें और आवाम को भी समझाने की कोशिश करें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। किबला यास साहब हमारे साथ मौजूद में, नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन, बता रहे थे जनाब कि कुछ बातें उलमा की हद तक महदूद रहें तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर वो बातें अवामी नोयत की हो जाती हैं तो फिर वो सियाक व सबाक से हट जाती हैं और यही वो मौका होता है जहाँ पे जो शरपसंद लोग हैं उन्हें सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो आम आवाम है उसकी वो सोच जो है वो वैसी नहीं है जो कि हमारे उलमा कराम की है। तो ये जो मसले मसाले हमारे उलमा कराम इसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो आवाम को खुद भी अपने आप को इन तमाम तर प्रॉब्लम से और इन तमाम तर जो डिफरेंसेस आज जो सामने आ जाते हैं उनसे थोड़ा दूर रखना चाहिए। अब ज़रा आपके साथ एक अच्छी खबर शेयर ये करें कि AIY ग्रुप की जानिब से कराची में इंडस अस्पताल को दी गई कोविड टेस्टिंग किट से मरीजों का मुफ्त एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो अब शुरू हो गया है। इसी हवाले से हमारे रिपोर्टर हिना दीदार ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। ARY के हम नहायत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें स्क्रीनिंग किट कोरोना की टेस्टिंग के लिए डोनेट की, जिसकी वजह से हम इमरजेंसी में और हमारे फैमिली मेडिसिन क्लिनिक्स में जितने भी मरीज़ आ रहे हैं उनकी हर मरीज़ की स्क्रीनिंग कर रहे हैं थ्रू दोज किट्स। ARY की हमेशा से कोशिश रही है कि किसी भी आफत में कौम की खिदमत के लिए आगे आगे रहें। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ हिना दीदार, ARY न्यूज़ कराची। एक तरफ हम जहां मुल्क में बातें कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले तो स्पेशली प्रेशराइज भी कर रहे हैं कि वो 15 अगस्त से स्कूल खोल देंगे, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से कि स्कूल खुलेंगे 15 सितंबर से। उसी जगह हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ममालिक जहाँ पर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला, ख़ुसूसी तौर पे अगर हम अमेरिका के हवाले से बात करें तो वहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद ने शफात जो कोरोना वायरस है उसको इस वायरस को कॉन्ट्रैक्ट किया है। और अगर 50 लाख लोग वहाँ पर मुतासर हुए तो उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद 3 लाख जो है वो बच्चों की है सिर्फ। और ख़ास तौर पे पिछले 2 हफ्तों के दौरान अमेरिका में 97,000 बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए। इस हवाले से हमारे मजीद जानते हैं वाशिंगटन में हमारे नुमाइंदे जहांजेब से। जी जहांजेब, बताइएगा क्या सूरत हाल अब तक सामने आई है? स्कूलिंग दोबारा शुरू हो सकती है अमेरिका में अब? जी देखिए, अमेरिका के अंदर कोरोना वायरस के जो मुतासर अफराद हैं उनकी तादाद 50 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। 5 मिलियन से ज़्यादा अफराद हैं जो कि कोरोना वायरस का इस मुल्क के अंदर शिकार है। और ये हमेशा से कहा जाता रहा था कि जो यंग लोग हैं, नौजवान हैं और जो बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कोरोना वायरस से महफूज रहते हैं। लेकिन अभी एक नई तहकीकाती रिपोर्ट में अमरीकी महकमा सेहत की एक नई तहकीकाती रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान
97,000 बच्चे जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, जिनकी उम्र 12 साल से कम है, 12 साल है और उससे कम है। मजमूई तौर पर अमेरिका के अंदर 3,50,000 बच्चे जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए और नई तहकीकाती रिपोर्ट में 16 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जो है वो 97,000 बच्चे जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए, 25 बच्चों की अमवात हुई है। अब यहाँ पर ये नई बहस शुरू हो गई है कि अब स्कूल यहाँ पर खोले जाएं या ना खोले जाएं। सदर ट्रंप जो है वो स्कूल फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को खोलना चाहते हैं। यहाँ पर अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही तमाम पेरेंट्स को एक जो है वो फॉर्म्स भेजे गए कि आप वो फिल करें कि आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूलों में वापस आएँ या आप चाहते हैं कि वर्चुअल क्लासेस और वर्चुअल क्लासरूम जो है वो अटेंड करें। तो कुछ पेरेंट्स ने ये अपने बच्चों को भेजना मुनासिब समझा स्कूलों में वापस, जबकि ज़्यादा तादाद जो थे वो चाहते थे कि ऑनलाइन क्लासेस ही हों। लेकिन जिस रियासत में मैं बैठा हूँ वर्जीनिया, यहाँ पर अब स्कूल बोर्ड्स ने ये फैसला किया कि तमाम क्लासें जो हैं अब कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र तमाम क्लासेस जो है वो वर्चुअल होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। लेकिन कुछ रियासतें और कुछ शहर ऐसे थे जिन्होंने स्कूल ओपन करने थे 8 सितंबर से। लेकिन अब इस खबर के आने के बाद जो है अब दोबारा से बोर्ड्स की मीटिंग्स हो रही हैं और इस पर अब जो है इस बात का कभी इम्कान है कि 8 सितंबर से जब यहाँ पर स्कूल ईयर दोबारा शुरू हो रहा है तो वो मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन ही होगा, वर्चुअल क्लासेस होंगी। स्कूल जो है वो शायद दोबारा ना खोले जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ा फिगर सामने आया है कि सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 97,000 तकरीबन 1 लाख बच्चे जो है कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं। और अमेरिका में जैसा कि उन्होंने बताया कि 50 लाख से ज़्यादा अफराद इस पर कोरोना वायरस में मुब्तला हैं और खूब सियासत हो रही है। डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी इस कोरोना वायरस पे भी खूब सियासत कर रही है। ये बात आपने सही की, जहाँ जो 2 हफ्तों में 97,000 बच्चे जो कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, ये नहायत ही तशवीशनाक किस्म की बात है शफात। और यही आगे देखना पड़ेगा कि देखिए बच्चों में स्पेसिफिकली क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो खुल के बाहर नहीं आते, उनको माइल्ड बुखार होता है, लेकिन जैसे जो बड़े जो प्रॉब्लम फेस करते बच्चे वो फेस नहीं करते। और हम बच्चों को टेस्टिंग की तरफ भी नहीं लेके जाते कि बच्चों को अगर फील हो कि हाँ बच्चे में सिम्टम्स आने लगे तो हम उसको वैसे ही एक तरह से आइसोलेट कर देते हैं, वो स्पेसिफिकली माँ के साथ। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का मुतासर होना बहुत परेशान बड़ी तादाद है। हालांकि पाकिस्तान के मुकाबले में अमेरिका की आबादी तकरीबन 10 करोड़ ज़्यादा है या 9 करोड़ का इन टोटल फ़र्क है। लेकिन जो कि अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन सैंपल के लिहाज से कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अमेरिका में शायद चूँकि एरिया बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान का निस्बतन जो है वो एरिया कम है, लेकिन इसका मतलब पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा। दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट एज वेल शफात। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि बहुत खुली स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ऐसी लगती बहुत सिमटी हुई स्टेट्स हैं। लेकिन अभी इतना तो पता चल गया है कि इस साल अमेरिका में, क्योंकि डॉक्टर्स मुसलसल इसी वाले से बात करें कि इस साल बच्चों की जो क्लासेस हैं वो वर्चुअल क्लासेस होनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए और बेहतर है कि बच्चों को इस साल आप स्कूल ना भेजें। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि रूस का दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा, रूस वायरस की वैक्सीन की मंजूरी देने वाला अब पहला मुल्क बन गया है। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस ने दुनिया की पहली वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली है। सदर पुतिन ने बताया है कि वैक्सीन उनकी बेटी को लगाई गई है, जिसे हल्का बुखार था जो जल्द उतर जाएगा। रूसी सदर ने कहा कि वैक्सीन की जल्द बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू की जा सकेगी और कोरोना से बचाव की वैक्सीन मॉस्को के कमाल इंस्टीट्यूट में तैयार की गई है। वैसे अमेरिकन पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर देखा जाए कि जब सदर ट्रंप रशियन वैक्सीन खरीद लेंगे तो वहाँ पे जो डेमोक्रेट्स हैं वो कितना शोर मचाएंगे, क्योंकि एक बड़ा वो पॉइंट रहा है कि सदर ट्रंप के रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से डेमोक्रेट्स बड़ा शोर मचाते हैं। और दूसरी बात शफात, आपने चीज़ नोट की है कि जो वैक्सीन जो है वो उनकी अपनी बेटी पे जिस तरह से उसको टेस्ट किया गया है, तो लोगों को इस वैक्सीन पे कितना एतमाद होगा। बिल्कुल तो ये ट्रस्ट फैक्टर आप देखिए कितना ज़बरदस्त है। चले हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि मरियम नवाज की पेशी के दौरान हंगामाराई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 58 अफराद को अदालत में पेश कर दिया गया है। गिरफ्तार अफराद में नून लीग के MPA अदनान फरीद भी शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर आबिद हमारे साथ मौजूद है। जी आबिद, इस हवाले से तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल जी, आज जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट जुल्फ़िकार बारी की अदालत में गुज़श्ता रोज़ जो मरियम नवाज की पेशी के मौके पर हंगामा राय में गिरफ्तार 58 जो कारकुनान थे उनको पेश किया गया। अदालत ने तमाम कारकुनान को जो है वो 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया।
मुल्जिमान के वकील की जानिब से कहा गया था कि मुल्जिमान जो हैं वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। इस वक्त पुलिस ने उन पर अचानक पथराव किया और उसके बाद ये हंगामा आराई बढ़ी। पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज करके जो है कारकुनान को गिरफ्तार किया। इसलिए अदालत जो है इनके जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाई, जबकि पुलिस की जानिब से सजा की गई थी कि चूंकि वाकया इंतहाई हसास है इसलिए अदालत जो है वो उनका जिस्मानी रिमांड ले। जो मुल्जिमान के वकला थे उनका ये कहना था कि मुकदमे में ऐसी कोई दफात मौजूद नहीं जिसके लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए, लिहाजा अदालत इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दी। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद 58 के 58 जो गिरफ्तार कारकुनान है उन्हें 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद खान, हमारे नुमाइंदे तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम में उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान की तामीर में नौजवानों का किरदार बहुत अहमियत रखता है। किसी भी मुल्क की तरक्की में नौजवान कलीदी किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। आबादी के इस बड़े हिस्से को हकीकी मानों में बाइख्तियार बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। पाकिस्तान में एक जहां अच्छी खबरें आ रही हैं वहां पे कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं जिनसे हम कन्फ्यूजन में है कि वो अच्छी हैं या नहीं, और वो ये है कि जनाब पाकिस्तान ने इस जो कोविड का पूरा पीरियड गुजरा है इस दौरान फल और सब्जियां रिकॉर्ड तादाद में एक्सपोर्ट की हैं। बिल्कुल जी, रवा माली साल में फल और सब्जियों की मजमूई बरामदात जो हैं वो 12.5% इजाफे से $730 मिलियन रही, जो अब तक फल और सब्जियों की बरामदात की बुलंद तरीन सतह है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान फलों की बरामदात में 3.8%, जबकि सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों की बरामदात में 28% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान ने फ़िज़ाई रास्ते से एक्सपोर्ट मुश्किल होने के सबब ज़मीनी और समुंदर के रास्ते से एक्सपोर्ट की हिकमत अमली इख्तियार की और अफ़गानिस्तान और ईरान की मंडियों पर तवज्जो दी गई है। और वफाकी हुकूमत ने भी PFVA की निशानदेही पर फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ एक्सपोर्ट के मसाइल हल किए, जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जी जनाब, और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सरपरस्त आला जनाब वहीद अहमद साहब। वहीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा कैसे मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स कोविड के पीरियड में ज़्यादा जी, ये जो हमारी एक्सपोर्ट हुई है 2019 से लेके 1 जुलाई से लेके 2020 30 जून तक जो एक्सपोर्ट हुई है, इसमें बात ये कि हमने कोविड को एक अपॉर्चुनिटी भी बना लिया था कि आपको पता है दुनिया में हर जगह यही बातें की गई कि इम्यून सिस्टम को बेटर करें। तो उससे क्या हुआ है कि ख़ासकर हमारे मैंगो की डिमांड जो है इंक्रीज़ हो गई। हम समझ रहे थे कि हमारी एक्सपोर्ट इस साल मैंगो की डिक्लाइन होगी, मगर किस्मत से वो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ की तरफ चली गई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर मैं पूरे जून के महीने के कंपेयर करूंगा 2019 जून के साथ, तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। मगर उसमें सबसे बड़ा ये था कि कोविड में से पहले हमें पता था कि ये इश्यूज आएंगे, बॉर्डर के भी आएंगे, एयरलाइंस के भी आएंगे, तो हमने फौरी तौर पे उसको पहले से उस मसलों को उठाया हुकूमत के साथ। और ये कोशिश करते हैं वहीद साहब से जरा दोबारा रब्ता करें, क्योंकि बात बड़ी क्रूशल है कि जून के महीने में आम के एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। वो वैसे आम मरिया हमने कोई इस दफ़ा ना ज़्यादा देखा ही नहीं। वो फारसी में कहते हैं रुए गुल सेर ना दीदम के बाहर आखिर शुरू। लेकिन शफात, मैंने मार्केट में इस बार देखा है कि इस बार बहुत ज़बरदस्त बड़े मीठे आम थे। तो मैंने किसी से पूछा भी कि भाई इतने ज़बरदस्त और इतने मीठे आम तो मैंने कभी नहीं खाए। तो मुझे ये जवाब मिला कि क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन अब जो सूरत हाल देख रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंट बताई जा रही है कि जी एक्सपोर्ट बढ़ी है। एक बार फिर से वही साहब में ज्वाइन करेंगे। अच्छा वही साहब, ये बताएं, ये जो एक्सपोर्ट इतनी बड़ी है, इसका किसान को भी फ़ायदा हुआ है? देखें जी, किसान तो हमारी बैकबोन है। ये पूरी सप्लाई चेन को फ़ायदा हुआ है। जब आगे डिमांड इंक्रीज होगी, अच्छी वैल्यू मिलेगी, तो किसान को भी पैसे जाएगा। इसलिए कि ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। फ्रूट का जो बिजनेस होता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अगर आपके पास सप्लाई जब आगे ऑर्डर्स मिलेंगे, जाहिर बात है किसान को अच्छे पैसे मिलेंगे कि क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ सब बेनिफिट करते हैं। बात ये कि इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो इस बार अनियंस की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है, क्योंकि हमारी जो मार्च के बाद हमें बैन कर दिया गया था प्याज में, उससे पहले हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की है। क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमने इस बार जो प्याज की वैल्यू रखी थी, रिकॉर्ड वैल्यू थी $550 पर टन,
तो एक हमें वो भी अपॉर्चुनिटी मिली और फिर हमने कॉर्पोरेट को अपॉर्चुनिटी बनाया, उसको सही तरह मार्केट किया। हमने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की कि हमने कॉर्पोरेट को अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना है, तो हमने मिट के पूरी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जो हमने हर जगह, खासकर मैंगो का सीजन आने वाला था, हमने इसलिए और जो है काफी उसके फायदे थे इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन रहा। जहां एक तरफ हम देख रहे थे कि दुनिया की एक्सपोर्ट, दुनिया की चीजें डिक्लाइन की तरफ थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट एंड वेजिटेबल कोविड-19 के सिनेरियो के अंदर हमने अपने एक्सपोर्ट को 12.5% रिकॉर्ड एक्सपोर्ट इस साल हमने की है। तो मैं ये कहूँगा हमारे किसानों की जो मेहनत फल लाई, हमारे एक्सपोर्टरों ने, और यहाँ पे गवर्नमेंट को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा, खासकर हमारे एडवाइजर जो है वहीद साहब, ये बिल्कुल जाहिर है क्रेडिट जाता है सबको, लेकिन अभी भी हमारी पर एकड़ यील्ड जो है वो बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स के हवाले से बहुत कम है। हमारे पास जो बाहर की दुनिया में नॉर्म समझे जाते हैं, ड्रिप इरिगेशन है या सर्कुलर फार्मिंग है, वो अभी तक यहाँ पे एक टैबू ही है और बड़ा इसको कोई एलीट फार्मिंग तस्वर किया जाता है कि लोग अगर फार्मिंग में कोई जिद्दत अपनाना चाहते हैं, ये कैसे किया जाएगा? और आपको लगता है कि अगर हम थोड़ा बहुत अपने फार्मर को एजुकेट करें तो जो हमारी पर एकड़ यील्ड है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं? इंशाल्लाह ताला जी, ये काम हमने शुरू कर दिया था एसोसिएशन, मगर छोटे उसमें। बात है कि हमने पिछले साल हॉर्टिकल्चर विजन 2030 बनाया है, उसमें हम कह रहे हैं कि 5 साल में इंशाल्लाह ताला हम $2 अरब करेंगे, 10 सालों में 6 अरब करेंगे, 5 साल में 18 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 साल में 30 लाख लोगों का। तो हमने R&D के ऊपर फोकस किया है, हमने न्यू टेक्नोलॉजी भी फोकस किया है, इसलिए कि अगर जो इस टाइम पे जो प्रैक्टिसेस हो रही है, मैं पूरे एग्रीकल्चर की बात करूंगा, सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं है, इसलिए कि आपके क्लाइमेट चेंज है, आपका ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है बड़ी तेजी से, तो ये सब इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी क्रॉप पे। इसकी वजह से आपकी जो क्रॉप है वो डिक्लाइन की तरफ हो जाती है, फिर कभी कभी अच्छी हो जाती है। तो हमें जो सबसे बड़ा मसला आज पाकिस्तान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हमने यील्ड को बेहतर करना है। हमने न्यू टेक्नोलॉजी में, आपको यहाँ मिसाल दूं कि अगर मैं आपको आम की मिसाल दूं, हम 1 एकड़ पे 13 टन ले रहे हैं, दुनिया 30 टन ले रही है। एप्पल हम लोग जब हमने हॉर्टिकल्चर विजन 2030 बनाया तो हमने पूरे पाकिस्तान में जाके कंसल्टेशन की किसान से, पूरी सप्लाई चेन को स्टडी की, लॉजिस्टिक, एयरलाइन, शिपिंग लाइन, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, सब कुछ स्टडी किया। जब हमने देखा बलूचिस्तान में जाके कि हमने पूछा किसानों से 1 एकड़ में सेब के दरख्त कितने हैं, उन्होंने हमें बताया 70 से 150। तो मैं खुद परेशान हो गया कि ये शायद मैंने गलत सुना, फिर रिपीट किया मैंने सवाल, तो उन्होंने फिर यही आंसर दिया। मैंने उनको कहा कि दुनिया 2800 से 3200 दरख्त लगा रहे हैं और हम 150 के ऊपर खड़े हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, और उम्मीद करते हैं कि हमारा फार्मर भी इसको रियलाइज करेगा और गवर्नमेंट भी इसको रियलाइज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सपोर्ट बढ़ी ना शफात, एक चीज़ और भी होनी चाहिए, थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए लोगों को। मतलब इतनी महंगी सब्जियां हैं, इतने महंगे फल हैं, अवाम की दस्तरस से बाहर है। अब आप मुझे बताएं ना कि यहाँ पे जो लोग, हाँ शफात, लेकिन अब देखें ना वो जो लोग, लेकिन इस वक्त हमें यहाँ बैठ के देख रहे हैं, वो कह रहे होंगे कि भाई हमने तो ना आम खाया, हमने ना टमाटर खरीदा है, हमने गोश्त में भी टमाटर नहीं डाला, हमने प्याज नहीं डाला, क्योंकि सब चीज़ें इतनी महंगी है। वो कहेंगे हमें इस चीज़ का क्या फायदा हुआ? ये बात तो है, लेकिन ज़ाहिर है एक्सपोर्टर्स अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उनके, लेकिन गवर्नमेंट को जरूर कुछ करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट जो है ना, लार्ज स्केल मैनेजमेंट, ये गवर्नमेंट का ही काम है। एक अहम खबर यहाँ शामिल करते हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत आज होने वाले इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में 6 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की माली मुश्किलात से मुतालिक समरी, साक कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए इजाफी $3 बिलियन की फराहमी समेत दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। और अभी साथ आपको ये बताएं कि नस्ली इम्तियाज के गिर्द घूमती हॉलीवुड की नई सनसनीखेज फिल्म एनाबेल की आखिरी झलकियां जारी हो गई हैं जनाब, और मारूफ मुसन्निफा की नस्ल परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद क्या रंग लाती है, जानने के लिए करना होगा आपको अगले महीने का इंतज़ार, जब एंटीबेलम फिल्म जो है ये सिनेमाघरों की जीनत बन जाएगी। हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। ख़वातीन हज़रात, बाखबर सवेरा की दूसरी इनिंग्स में मैं हूं आपका मेज़बान शफात अली और मैं हूँ मदीहा नकवी। वैसे मैं आपको बताऊँ, अभी जब ब्रेक में थी ना तो हम लोग सुन रहे थे खालिद जो हमारे एंकर हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक हेडलाइन हमें सुनाई है, वो ये कि जो गोल्ड की प्राइस कम हुई है तो शफात ने बताया कि और मज़ीद कम हुई। तो हम बड़ी अच्छी मज़े की डिस्कशन कर रहे थे कि गोल्ड एग्जैक्टली अगर ख़रीदना चाहे तो कब ख़रीदना चाहिए। वैसे शफात कितना करेगा अभी और गोल्ड? या अभी जो रेट सामने आ रहा है दैट्स $1882 पर आउंस, बहुत बड़ी प्लंज है और लेट्स सी कि गोल्ड इसको मेंटेन करता है या नहीं। और बहुत अरसे से हम बात कर रहे थे जी गोल्ड कभी $2000 मेंटेन नहीं करेगा। फाइनली गोल्ड हैज टेकन अ डाइव, बट लेट्स सी, या ऑर्डिनरी ना हो, ऐसा ना हो कि गोल्ड जब टेम्परेरी यहाँ पे खड़ा रहे और फिर दोबारा ऊपर चला जाए। अच्छा, साथ में शफात हमने एक और बात भी करनी है। कल आपने देखा कि कल जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चों का जो रिजल्ट आया है, बच्चे बड़े दिल बर्दाश्त हैं, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने पिछले साल जिनके स्ट्रेट एज आए थे अब उनके बी ग्रेड्स हैं, मतलब सबके बी ग्रेड्स हैं, और आप देखें उन्हीं ग्रेड्स के पे उन्होंने आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी लेना है। बच्चे बड़े हार्ट ब्रोकन है शफात। सही बात है, ये वाकई इस इशू को कभी हम ज़रा तफसील से एड्रेस करेंगे बिल्कुल, कि ये कैसे हुआ है और अब इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि आगे एंट्री टेस्ट भी आने हैं और शुक्र है कि एंट्री टेस्ट है कुछ जगहों पे जिसमें वो परफॉर्म कर सकते हैं। खैर जनाब, मियाँ साहब के प्लेटलेट्स के हवाले से शहबाज गिल साहब को थोड़ा बहुत एतराज़ है, ज़रा उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे और क्या कहा है उन्होंने। एक बहुत बड़ा दावा किया है, लेट्स सी कि वो दावा उनको दुरुस्त साबित होता है या नहीं। बिल्कुल जी, और इस वाले से उनसे बात भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब शहबाज गिल साहब के दावे के हवाले से और कोशिश करेंगे कि उनसे बात भी करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जाल साजी से कम किए गए। मावन खुसूसी शहबाज गिल का ये तहलका खेज दावा सामने आया है और इसमें नवाज शरीफ के खून के सैंपल्स में उनके दावे के मुताबिक EDTA एक केमिकल इस्तेमाल किया गया और ये केमिकल खून में रेड ब्लड सेल सुकेड़ देता है। साथ में उनका ये भी कहना है कि प्लेटलेट्स की तादाद 8 से 10,000 हो जाती है। किसी लैब के साथ मिलकर ये कार्रवाई की गई है। हमारे डॉक्टर भी समझे कि नवाज शरीफ मरने वाले हैं। पंजाब हुकूमत EDTA के मामले की तहकीकात करेगी, ये कहना था शहबाज गिल का। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए भी हमारे साथ हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबत शहबाज गिल साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शहबाज साहब, बहुत बड़ा आपने दावा कर दिया है, क्यों आपको लगता है, और ये अगर आपने दावा किया है तो पीछे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी? जी बहुत शुक्रिया। मेरी एक हार्ट सर्जन हैं, बहुत सीनियर पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जो अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ बात हुई और बिल्कुल इसी तरीके से उनके एक पेशेंट के प्लेटलेट्स जो हैं वो 2.5 लाख से 8,000 के ऊपर आए विद इन फ्यू आवर्स। और जब उन्होंने इस टेक्निक को पूरी को टेस्ट किया तो ये पता चला कि ये इस केमिकल में अगर ब्लड का सैंपल थोड़ा सा भी कम हो तो केमिकल के रिएक्शन में जो वाइट ब्लड सेल्स और दूसरी चीज़ें वो श्रिंक हो जाती हैं और आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो 2.5 लाख वाले 8,000 नजर आते हैं। जब उन्होंने वही टेस्ट दूसरी लैब से दूसरी ट्यूब्स के साथ किया तो दोबारा 2.5 लाख उनके सेल्स मौजूद थे। तो ये तो हतमी तौर पे प्रूव हो चुका पहले का ही कि नवाज शरीफ साहब गलत बयानी करके यहाँ से गए, क्योंकि वो वहाँ पर हमें सेहतमंद नजर आ रहे हैं। इतने कम प्लेटलेट्स वाले बंदे को इतनी सेहतयाबी के साथ वहाँ घूमते फिरते वरना मुमकिन नहीं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन वो गलत बयानी करके यहाँ से गए। ये तो प्रूवन था। अब ये पता नहीं चल रहा था कि ये सारा कुछ किया कैसे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने ईमानदारी से अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी, रिपोर्ट्स देख के उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन क्योंकि रिपोर्ट्स को इस तरीके से इन्होंने मैनेज किया कि ये तमाम चीज़ों में ये गलत बयानी करके यहाँ से फरार होने अब हुए। अच्छा, अब ये EDTA आप कह तो रहे हैं, लेकिन EDTA जो हमने सुना है वो ये कि ये एक ऐसा केमिकल है जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता। तो यूजुअली जो सैंपल्स लिए जाते हैं उनमें ये शामिल किया जाता है। अब ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि ये जाल साजी हुई है बाकायदा तौर पे, तो ये कैसे ट्रेस होगा कि ये जाल साजी हुई है और इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? देखिए, मैं हुकूमत पंजाब की, क्योंकि ये जुरिडिक्शन में आता है, मैं उनसे अपील करता हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और इस तमाम चीज़ को फाइंड आउट किया जाए। अब तो इनको एक पॉसिबल सोल्यूशन भी बता दिया है कि ये किस तरीके से चकमा दिया जा सकता है। इसमें मैंने आपको एक एक्सपर्ट का ओपिनियन भी बता दिया, इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो भी बता दी, जिस तरीके से ये प्लेटलेट्स को कम किया गया जितनी जल्दी के साथ, वो आपके सामने है सब कुछ।
तो अब पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर इन्वेस्टिगेट करें, और सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिन्होंने सैंपल लिया नवाज शरीफ साहब का, और जिन्होंने वो सैंपल टेस्ट किया, और जिन्होंने रिपोर्ट बनाई। असल प्रॉब्लम वहां, ये बार बार मुस्लिम लीग नून इस बात को घुमाती फिराती है कि बोर्ड बनाया गया, बोर्ड पे डॉक्टर्स थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी, दूसरे तमाम लोग। इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए कि जितने लोग भी थे उन्होंने अपनी राय उन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर ही दी। अगर वो रिपोर्ट्स गलत ना बनती तो ये राय भी गलत ना बनती। और फिर दूसरी बात कही जाती कि जी आपकी हुकूमत थी आपके सामने, तो ये ऐसी तावील है कि जैसे एक मुजरिम अदालत को धोखा देकर सजा से बचने में कामयाब हो जाए, जो जालसाजी से, फैब्रिकेशन के साथ या किसी भी तरीके से फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके अदालत से बचने में कामयाब हो जाए, नई एविडेंस सामने आए या नई इन्वेस्टिगेशन में दोबारा सामने आए, तो क्या कसूर अदालत का निकाला जाएगा कि किस तरीके से अदालत को बेवकूफ बना दिया गया था, या उस मुजरिम को दोबारा पकड़कर सजा दी जाएगी? हमेशा मुजरिम को दोबारा पकड़कर सजा दे दी जाएगी, क्योंकि अदालत ने जो भी फैसला करना है वो गुड फेथ में करना है। इसी तरीके से इस सिचुएशन में अदालत एक किस्म की, वो डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपना ओपिनियन देना था, उन्होंने गुड फेथ में दिया, और अगर उनके सामने जो एविडेंस है वही जो है वो फैब्रिकेट कर दी गई या डिस्टॉर्ट करके पेश की गई, तो उन डॉक्टर्स का कसूर नहीं है, उन बोर्ड का कसूर नहीं है। असल मुद्दा है कि वो रिपोर्ट किसने बनाई और किसने मैनेज की। असल मुद्दा है कि रिपोर्ट किसने। अच्छा शहबाज गिल साहब, ये आपने बोला कि फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है और आपने इतना बड़ा दावा किया है, तो आपको लगता है कि इतने बड़े दावे, क्योंकि आपने बोला ना कि ये तो प्रूफ भी हो गया है, तो आप अदालत लेके जाएंगे इस हवाले से? और अगर ये बात प्रूफ हो भी जाती कि जालसाजी के जरिए वो मुल्क से बाहर गए, तो फिर आप ये बताएगा कि फिर विफाकी हुकूमत उनको वापस लाने के लिए क्या करेगी? जी, जो मुतलका इदारे हैं उनको फौरी तौर पर इस पर भी इकदाम लेने चाहिए, और इस सारे मसले की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और इस पे कुछ तरतीब करनी चाहिए, और बिल्कुल फाइंड आउट करना चाहिए और आवाम के साथ शेयर करना चाहिए कि इसमें क्या हुआ। ये मेरी पुरजोर अपील है पंजाब हुकूमत से कि इस पर फौरी किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मदिया, सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ एक लैब में टेस्ट नहीं हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, उनके टेस्ट मल्टीपल लैब्स में हुए हैं, खुद सर्विसेज अस्पताल की लैब में हुए, और ये क्या मामला है? गिल साहब इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं? एग्जैक्टली, ये बड़ा दावा करें तो मेरे ख्याल से अब गिल साहब को बाकायदा पूरी जिम्मेदारी के साथ अब ये मामला जो है वो देखना चाहिए, और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान से भी इनफैक्ट ये अपील करनी चाहिए, दरख्वास्त करनी चाहिए कि मामले की जो कितने रूट्स तक जाएं कि एग्जैक्टली हुआ कैसे, और क्योंकि इतना बड़ा दावा कि तब उसको प्रूफ भी कुछ अर्से पहले जब फवाद चौधरी साहब ने बात की थी इसी किस्म की, तो ताहिर शमसी साहब ने एक बयान दिया था, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने, जो कि बड़े मारूफ हेमेटोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा था जिसको रिपोर्ट्स पे एतराज़ है वो मेरे से सुप्रीम कोर्ट में मिले। मेरे ख्याल में इस मामले को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या मामला है और क्या ये पॉसिबिलिटी भी है, ऐसा मुमकिन है या नहीं। आगे बढ़ते हैं जनाब, और एक अच्छी खबर शामिल करते हैं जनाब, बीआरटी पेशावर के हवाले से। और शफात करो दिल के बीआरटी बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि शफात का आपको मालूम है कि ताल्लुक है पेशावर से, और ना सिर्फ शफात के लिए बल्कि बहुत सारे वो लोग जो कि बहुत अरसे से दुआएं कर रहे थे कि बस बीआरटी का इफ्तिताह हो जाए, मुझ समेत, क्योंकि हम भी चाहते थे कि हम भी जब पेशावर आए तो हम भी बीआरटी में बैठ के हम भी ज़रा सैर शेयर करें, 3-4 इलाकों का जो रुख करें। तो अब अच्छी खबर ये आ गई है कि इफ्तिताह के हवाले से तमाम तर शफात तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक जो हैं वो शौकत यूसुफजई साहब के साथ मौजूद हैं बीआरटी के कंट्रोल रूम में, उनसे ज़रा तफसीलात जानते हैं। जी अदनान। जी, खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट बीआरटी के जो है सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम में हम इस वक्त मौजूद है, जहां से 31 स्टेशंस को जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। जदीद कंट्रोल रूम के हवाले से अभी दौरा किया है सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने। सर बताइएगा कंट्रोल रूम के हवाले से कहाँ कहाँ आपने देखा, कितने कैमरे लगाए गए हैं, कितना जदीद ये सिस्टम है? मेगा प्रोजेक्ट बीआरटी कंप्लीट हो चुका है। वो तमाम लोग जो कहते थे कि बीआरटी नहीं बन सकती, अल्लाह के फजल से आज बीआरटी बन चुकी है। और वो लोग जो हमें यहाँ ताने देने आते थे कि जी बीआरटी नहीं बनती, आज मैं उनको कहता हूँ मेरी बीआरटी तो बन गई, तेरा क्या होगा कालिया। तो वो जो सिंध वाले लोग थे ना, वहाँ 3 किलोमीटर ऑरेंज ट्रेन जो अभी तक नहीं बना सके 7 सालों में। देखिए ये जो जहाजी किस्म का जो आपको नज़र आ रहा है पूरा स्क्रीन, इस पे जो हमारे 31 स्टेशन हैं, उन तमाम जहाँ बसें चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, स्टॉप कर रही हैं, उन सबको यहाँ से मॉनिटर किया जाता है। और इसके लिए एक SOP बनाई है इंटरनेशनल लेवल की कि अगर कोई अपने जो उनको टाइम लिमिट दिया गया वो फॉलो करेंगे, ना उससे ज़्यादा स्पीड लगा सकते हैं ना उससे कम पे जा सकते हैं। बाकायदा टाइमिंग है
और इसमें पेनल्टी भी है कि अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता, स्टॉप सही नहीं करता तो 20 सेकंड एक गेट के लिए वो टाइमिंग दी गई है। इसी तरह तकरीबन ये 220 बसें हैं और यहाँ से जब जाएंगे लास्ट उस तक तो एक बस जो है वो 60 मिनट में जाएगी, दूसरा जो एक्सप्रेस है वो 45 मिनट्स में जाएगी। तो ये दोनों है, किराया तकरीबन एक ही जैसा है लेकिन सिर्फ 2 किस्म की बसों का वो है। और ये बहुत बड़ा मॉनिटरिंग जो आप यूनिट आप देख रहे हैं, सारे सर्वेलेंस, सारे जितने भी बसों का आना जाना वो यहीं से मॉनिटर किया जाएगा। ये देखें, ये जो मॉनिटरिंग हो रही है ना, इसमें सिक्योरिटी भी है और इसमें सर्वेलेंस वगैरह, और जो आमदोरफ्त गाड़ियों की, ये तमाम के तमाम यहीं से मॉनिटर की जाएगी। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा मेगा प्रोजेक्ट इस वक्त आप देख सकते हैं मेन सेंटर कमांड एंड कंट्रोल रूम में हम मौजूद है, जहाँ पे 31 स्टेशन को जो है यहाँ से न सिर्फ मॉनिटर किया जाता है बल्कि तमाम बसों के रूट जो है उसको भी चेक किया जाता है। और ये सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतहाई अहम जो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम है, जहाँ से पेशावर चमकनी स्टेशन से लेकर हैदराबाद को तो वो मॉनिटर किया जाएगा। पेशावर के शहरियों के लिए एक बड़ी खबर है। जी, बड़ी खबर है जनाब पेशावर के शहरियों के लिए। और फाइनली अगस्त 2020 में इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। और जब हम ये बात करते थे कि भाई इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, टाइम दें इसको, और अभी भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। मंसूबे के साथ जो एसोसिएटेड जो इसके फीडर रूट्स हैं वो कंप्लीट होने हैं, साइकिलिंग ट्रैक्स वो कंप्लीट होने हैं, जो प्लाजाज हैं, जो कमर्शियल प्लाजाज इसके साथ बनने हैं वो कंप्लीट होने। कमर्शियल प्लाजाज तो बनते रहेंगे लेकिन ये ट्रैक चल पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि मंसूबा जो है ना वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कंप्लीट हो गया। बाकी इंशाल्लाह अगले साल तक बाकी चीज़ें भी कंप्लीट। बिल्कुल जवाब था मेरे ख्याल से। जब पेशावर वाले जब इस BRT में बैठे हैं तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि हमने हमेशा BRT के वाले से बात की है, इसकी कंपटीशन के वाले से बात की है। और शौकत यूसुफ सही जो कि अभी स्पेशली कंट्रोल रूम में तमाम तो चीज़ें दिखा भी रहते हैं, ये इनसे तो हमारी स्पेशल बड़ी बातचीत होती थी कि भाई कब बन रही है, मेरे को तारीख दे दे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और फाइनली अब इसका इनाग्रेशन होने जा रहा है। खैर जी, अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा कुछ उन मसलों के हवाले से बात करते हैं जो कि नज़रअंदाज ऐसा लग रहा है कि होते जा रहे हैं। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस लॉकडाउन में आप देखेंगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अब ऐसा ही देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में जो डोमेस्टिक वायलेंस था इसमें 10% जो है वो इजाफा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो उसमें प्रोविंस मुतासिर है पाकिस्तान में वो है पंजाब। SSDO की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह के दौरान ख़वातीन और बच्चों पर जो तशद्दुद के वाक़यात हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। और रिपोर्ट में जनवरी से जून तक का जो शफात डेटा है वो इकट्ठा किया गया है और ये तमाम जो रिपोर्ट है वो उस पर मबनी है। और इन वाक़यात में से जो रिपोर्ट किए गए वाक़यात हैं उनमें से 78% पंजाब से हैं। 2 मतलब हो सकते हैं इसके, या तो पंजाब में रिपोर्टिंग बेहतर तौर पे हो रही है या बाकी सूबों में वाक़यात कम हो रहे हैं और पंजाब में वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर रिसर्च SSDO जनाब मरियम जवाद साहब उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मरियम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा ये जो रिपोर्ट रिसर्च कंडक्ट की गई है कैसे कंडक्ट की गई है, कैसे डेटा इकट्ठा किया गया है? शफात, ये इनफैक्ट जो रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई है ये आप कह लो कि सीक्वल है, एडिशन टू जितना रिपोर्ट के ऊपर भी मेंशन हुआ है। हम लोगों ने इसकी जो पहली सीक्वल 1 था वो हमने अप्रैल 2020 में रिलीज की थी और ये रिपोर्ट जो है वो बेसिकली बाय एनुअल है जो कि 6 महीनों का डेटा जो है रिप्रेजेंट करेगा। SSDO सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन और हम लोगों का प्रॉपर एक रिसर्च यूनिट है जिसमें हमने अपनी एक टीम को टोटली मीडिया ट्रैकिंग के लिए ही मुख्तस किया हुआ है। मेरा सवाल मरियम इस हवाले से है क्योंकि हम देखते हैं पंजाब में 78% केसेस हैं। इसका क्या मतलब लिया जाए कि क्या रिपोर्ट ज़्यादा हो रहा है पंजाब में या पंजाब में केसेस ज़्यादा हो रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में शायद ख़वातीन अपने ऊपर होने वाला वायलेंस रिपोर्ट नहीं कर सकती या करती नहीं है, सेम गोज़ फॉर अदर एरियाज। जी अच्छा, उसमें जहाँ पे पंजाब में केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं ना तो उसकी दो से तीन वजूहात हैं। एक वजह तो सबसे पहले ये है कि अगर आप पंजाब को पॉपुलेशन वाइज देखो तो इट्स मोर लार्जर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू द अदर प्रोविंसेस, ठीक है, तो केसेस के रिकॉर्ड होने का समझ आती है। दूसरी चीज अगर आप ये देखो तो ये जो केसेस ज्यादा रिकॉर्ड हुए पिछले 3 महीनों के दौरान तो वो कोविड का लॉकडाउन था, ठीक है, जहाँ पर लोगों की जो इकोनॉमिक आप कह लो एक्टिविटी थी, इवन जो सोशल मोबिलिटी थी वो बिल्कुल खत्म होकर रह गई थी, ठीक है। तो नेचुरली जब आपकी जॉब्स नहीं है, आपके पास काम नहीं है, आपके पास कारोबार नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो कहाँ पे निकलेगा, वो घर के अंदर निकलेगा।
सही। अच्छा ठीक है? मरियम, ये जी। बताइएगा, जो मेन रूट कॉज बन रही है तशद्दुद की, जो हम देख रहे हैं कि जी 10 गुना ये वायलेंस बढ़ गया है, जी। इसकी क्या रीजन है? देखिए, मैं वही अर्ज कर रही हूँ कि जो 10 गुना जो बढ़ा है, 10 टाइम्स बढ़ा है, वो पिछले 3 महीने के दरमियान ही बढ़ा है ना। तो उसके अंदर सबसे पहली रीजन यही है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो रेट बढ़ा है लोगों के अंदर। जब आपकी जॉब्स नहीं है, ठीक है, आपका कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है, आपके पास काम करने के लिए चीजें नहीं है, आपके मसाइल उधर के उधर ही हैं, आपने बिल भी उधर ही पे करने हैं, आपने खाना भी खाना है, आपने अपनी चीज़ों को भी, अपनी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, लेकिन आपके पास जब इनकम ही जनरेट नहीं हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब और आपके जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा लेवल बढ़ेगा तो वो निकलेगा घर की औरत और बच्चों पे। डेफिनेटली, मतलब आपके रिपोर्ट से तो यही शो हो रहा है ना, या मीडिया ने जो ट्रैक किया है, कि आपके पास कोई और सोर्स नहीं है जिसके ऊपर आप अपना गुस्सा निकाल सको। So then how can state intervene कि जो बेचारी घर में रहने वाली औरत है, जो बच्चे हैं, वो सफर ना करें कि अगर लॉकडाउन की वजह से इनके मियाँ को घर पे बैठना ही पड़ गया था तो वो बेचारी मजीद तशद्दुद का शिकार ना हो। बिल्कुल, देखिए यही वाला मसला हुआ है ना कि जब आपके पास फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालने का जरिया नहीं रहा तो इवेंचुअली आपने क्या किया, आपने अपने घर की औरत को, आपने अपने घर के बच्चों को सफर किया उसमें। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप ये देख रहे हो कि पंजाब के अंदर केसेस ज्यादा रिकॉर्ड हुए हैं एज कम्पेयर टू द अदर प्रोविंसेस, तो उसकी रीजन आपने अभी खुद ही मेंशन कर दिया कि एक ये भी है कि यहाँ के लोगों के अंदर एज कम्पेयर टू द अदर प्रोविंसेस अवेयरनेस लेवल ज्यादा है। ठीक है, ये समझते हैं कि एब्यूज क्या है और उसको कहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए। और ये फिगर जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रैकिंग से शो नहीं हो रहा, बल्कि हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत डेटा जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे आईजी से और आईसीटी से भी मंगाया था, जो कि रिपोर्ट के अंदर टोटली डिपिक्ट हो रहा है। तो ये ऑफिशियल फिगर्स है जो कि बता रही हैं कि जी 10 टाइम्स ज्यादा जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इंक्रीज हुआ पिछले 10 टाइम्स ज्यादा वायलेंस दरमियान। बढ़ा है। इसमें फिर वो खवातीन, हम उनको दिलेर बोलेंगे कि जो आके रिपोर्ट कर देती हैं कि जो वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, क्योंकि बहुत सारी खवातीन, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी तबके से हो, वो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती हैं ताकि वो शख्स जो कि उस पर, चाहे वो जिस्मानी टॉर्चर हो चाहे वो दिमागी टॉर्चर हो, उसकी इज्जत रखने के लिए और अपने माँ बाप की और अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है वो रिपोर्ट ही नहीं कर पाती। अब उस औरत तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? वैसे देखिए, बात वही है ना कि इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस की कमी है। जैसा आपने भी खुद अर्ज किया कि हम लोग लाइक विद इन पाकिस्तानी सोसाइटी, जो कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हम लोग अपने सोशल नॉर्म्स, अपने कस्टम्स, अपनी वैल्यूज़ के अंदर इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि हम लोग जब अपनी बच्ची की पढ़ी लिखी एजुकेटेड घरानों के अंदर भी शादी करते हैं तो आज भी इस बात के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है कि जी तुम जा रही हो, ठीक है, तुमने अपने शौहर के, अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखना है, उनकी ऑनर के ऊपर, उनके नाम के ऊपर जो है वो हर्फ नहीं आना चाहिए। तो इस बात का क्या मकसद है कि आपको अगर कोई गालम गलोच कर रहा है, आपके साथ अगर कोई एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो आप उस चीज़ को इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि आप उसको समझते ही नहीं हो कि ये अब्यूज़ के अंदर आता है। मतलब फिजिकल अब्यूज तो एक अलग चैप्टर है, बट आपका जो मेंटल अब्यूज है, जो आपका इमोशनल अब्यूज है, उसको तो हमारी औरत अब्यूज समझती ही नहीं है। अवेयरनेस भी औरत को दे रहे हैं, हम तमाम तर चीजें औरत को बता रहे हैं, हम मर्द को क्यों नहीं बता रहे कि अगर तुम ये चीज करोगे तो तुम्हें इसका ये जो है खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम अपने लॉज इतने क्यों नहीं स्ट्रिक्ट करें? लॉज बना दिए जाते हैं, कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस पर देखिए तो 0/0 उस पर होती है। तो हम बंदों को क्यों नहीं बताते? हम उनके दफातर में उनसे बात क्यों नहीं करते? जहाँ उनकी वर्कशॉप होती है वहाँ पे उनको क्यों नहीं बताते? देखिए, बेसिकली लॉज बनाना गवर्नमेंट का काम है, इम्प्लीमेंटेशन करना हमारा काम है। ठीक है, आप जब अवेयरनेस की बात करते हो ना, तो अवेयरनेस करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करो। ठीक है, आपका मीडिया इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, आपका जो सिविल सोसाइटी है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, आपके जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लॉज बन गए। अभी भी मैं देख रही थी कि आप लोगों का जो अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने अप्रैल में जो है वो जून में जो है वो एक वीमेन अगेंस्ट वायलेंस के अगेंस्ट जो है वो एक बिल पेश किया, और उसमें उन्होंने सारी की सारी चीज़ें लिखी हैं कि वायलेंस किस तरह का होता है और उसको किस तरीके से आपको दर्ज कराना चाहिए, शिकायत को किस तरह दर्ज कराना चाहिए। लेकिन एक आम औरत, मतलब मैं अभी रूरल एरिया की औरत की बात नहीं कर रही, मैं अर्बन एरिया की औरत की बात कर रही हूँ
कि घर में बैठी हुई औरत को भी नहीं पता। पहली बात ये नहीं पता कि जी अगर उसको गालम गलोच की जा रही है तो ये अब्यूज़ में आता है और इसके खिलाफ उसे आवाज़ बुलंद करनी है। अगर उसको मारा जा रहा है या उसको उसके साथ साइकोलॉजिकल तशद्दुद किया जा रहा है, उसको छोटी छोटी बात के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, ये सब तशद्दुद की इकसाम है और उसके खिलाफ उसको आवाज़ बुलंद करनी है। तो कोई भी लॉ तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है जब तक आप ग्रासरूट लेवल के ऊपर औरतों और मर्दों दोनों को इस बारे में इंफॉर्मेशन फराहम नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग खुद देख लीजिए, अगर हम मीडिया के ऊपर फॉर इंस्टेंस में क्योंकि आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, आपके तबस्सुत से ही कितना ऐसा होता है कि हम लोग तशद्दुद के ऊपर कोई इश्तहार चलाते हैं या हम बताते हैं कि अगर इस तरह का तशद्दुद हो रहा है तो आप इन नंबर्स के ऊपर रुजू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है और ये मरियम आपने बिल्कुल सही निशानदेही की और जैसे मदिया आपने भी बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ख़वातीन को तो अवेयरनेस देने की बात होती है, लेकिन मर्दों को जो डोमेस्टिक अब्यूज़र्स हैं उनको इस बात से डराया नहीं जाता कि कैसे उनको इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इट गोज फॉर बोथ वेज। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो डोमेस्टिक अब्यूजर्स हैं, बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो कि ज़्यादा तादाद में डोमेस्टिक अब्यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई खतरा नहीं है क्योंकि कानून उन्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहा है। जनाब हमें इस हवाले से आगाही फराहम करने की। लेकिन जब बात एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर अब एक चीज़ ये परसेप्शन जब डेवलप हो गया है कि जो वाइफ बीटर है, जो अपनी बीवी को मारता है, वो अच्छा शख्स नहीं होता। पर हमने देखा, ये भी देखा है कि वो स्पेसिफिकली लोग जो कि सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो कि टेलीविजन पे आते हैं, उनके खिलाफ जब कोई ऐसी बात शुरू होती है, कोई प्रोपेगेंडा उठता भी है, तो उनकी जो भी रोजगार होते हैं ना, वो किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बन रहे होते हैं, तो वो उनको उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। ऐसा ही दूसरे लोगों के साथ भी होना चाहिए। जो लोग जो अपने बीवियों को मारते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, तो उनके साथ भी यही होना चाहिए। उनको भी खौफ होना चाहिए कि अगर ये बात मेरे दफ्तर में पता चली कि मैं अपनी बीवी को मारता हूँ और लोग मुझे इस बात पे अप्रिशिएट नहीं करते, मुझे निकाल देंगे, तो हो सकता है वहाँ पे जो बंदे हैं ना, वो सही बंदे का पुत्र बन के रहें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में अहम खबर शामिल करते चले। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत जारी है, जिसमें अटॉर्नी जनरल का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कराची इस वक्त एक यतीम शहर बना हुआ है, अगर कराची तबाह हुआ तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। वफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए कानूनी और आईनी ऑप्शन सोच रही है। मैं इस वक्त ये बताने की पोजीशन में नहीं कि क्या इक़दाम हो सकते हैं। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक ये बताएगा कि समाअत के वाले से और मजीद क्या रिमार्क सामने आए हैं। देखिए, ये हाजी लिपू बोर्ड में तजावज़ात के हवाले से मामला शुरू हुआ था समाअत, और उसके ऊपर जब कमिश्नर कराची की जानिब से ये कहा गया और एडवोकेट जनरल की जानिब से ये कहा गया कि जब हम जाते हैं तजावज़ात हटाने तो वहाँ पे हमें मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है और इस पर चीफ जस्टिस से रिमार्क दे कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ है। इसी दौरान जब समाअत आगे बढ़ी तो अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत के हवाले से क्या सोच रही है, क्या कर रही है। तो वफाकी हुकूमत की जो ओपिनियन या मौक़िफ़ बयान करते हुए उन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत इस हवाले से तफसीली जो है वो गौर कर रही है और वज़ीर-ए-आज़म इस मामले में ऑन बोर्ड हैं और वज़ीर-ए-आज़म से उनकी गुज़श्ता रोज़ भी तफसीली बात हुई है और इस हवाले से मुख्तलिफ जो कानूनी और आईनी ऑप्शंस हैं कराची के हवाले से, उसको डील करने के हवाले से वो ज़ेरे गौर हैं और इस हवाले से ताहम वो अभी बताने की पोजीशन में नहीं है अदालत को कि वो क्या ऑप्शन है जो कि वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है कराची की बेहतरी के लिए। ये भी बड़े अहम रिमार्क दिए अटॉर्नी जनरल ने कि कराची इस वक्त एक यतीम शहर बना हुआ है और कराची को जो है अगर तबाह होगा तो इसका मतलब मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। आज हाजी लिपू गेट के हवाले से जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने ये रिमार्क दिए कि यहाँ पे माफिया ऑपरेट कर रहे हैं। कोरोना के बाद भी जो सबसे पहले ऑफिस खुला वो सबवे रजिस्ट्रार ऑफिस था जहाँ पर जो करप्शन का गढ़ है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क भी दी कि कराची से कश्मीर तक बुरा हाल है, जहाँ जाए वहाँ वही हाल है। और ये भी रिमार्क दिए कि सूबाई हुकूमत में जो है उसकी कहीं कानून की अमलदारी नजर नहीं आती। चीफ जस्टिस ने आज ये रिमार्क दी कि सूबाई हुकूमत के साथ साथ जो लोकल बॉडीज की हुकूमत है वो भी नाकाम हो गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि पूरा शहर गलाजत और गटर के पानी से भरा हुआ है, मच्छर मक्खियों और जरासीम का ढेर लगा है, लोग खतरों पर चलकर
जाते हैं। आज जब अदालत सख्त बरहम नजर आई तो एडवोकेट जनरल सिंह ने अदालत को यकीन दहानी कराने की कोशिश की कि 2 महीने के अंदर जो है तमाम तजावजात का खात्मा कर दिया जाएगा। खासूसी तौर पे हाजी लीमू बोर्ड के नाले पे जो तजावजात कायम हैं उन तजावजात का खात्मा कर दिया जाएगा। ताहम अदालत उनके इस बयान पे मुतमईन नजर नहीं। अदालत का कहना था कि आप गुज़श्ता कई सालों से हुकूमत कर रहे हैं और हम इस मामले को गुज़श्ता कई सालों से आपको ये हिदायत कर रहे हैं कि तजावजात का खात्मा किया जाए। आज अदालत ने नालों की सफाई के हवाले से भी बात आई कि नालों की सफाई का क्या हुआ, तो इसमें अदालत को बताया गया कि एनडीएमए ने 3 बड़े नालों को साफ किया है और उसके साथ कुछ चौक पॉइंट्स को साफ किया है जो कि वफाकी हुकूमत की टेरिटरी के अंदर वो आते हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि एनडीएमए ने तमाम को क्यों नहीं साफ किया, जिस पे अदालत को बताया गया कि डीएमसी और केएमसी इसकी जिम्मेदारी है और वो भी इसका ताउन कर रहे हैं। ताहम क्योंकि सूरत-ए-हाल बहुत खराब हो गई थी, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पे ये काम हुआ है। अदालत ने अब फारूक, मुझे बताइएगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई ऑब्जर्वेशंस दी हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन और भी सामने आई है कि जो टेंडर्स होते हैं उसके ऊपर उनका ये कहना था कि टेंडर्स जारी कर दी जाते हैं। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, आप खुद ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जिसकी जो जिम्मेदारी है बुनियादी हुकूक की फराहमी की जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की है, तो सूबाई हुकूमत को चाहिए जो बुनियादी हुकूक फराहम करे। लोगों को पानी बिजली फराहम करने के बुनियादी हुकूक नहीं दे सकते, तालीम तो दूर की बात है। इस मौके पर जस्टिस फैसल अरब ने ये रिमार्क भी दिए। जस्टिस फैसल अरब ने ये भी कहा कि जरी जमीनों को पानी तक फराहम नहीं किया जा रहा, एक मजिस्ट्रेट ने जेल तक पानी पहुंचाने। फारूक, मैं एक बार फिर चाहूंगा जो अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स थे जो उन्होंने अदालत के सामने दिए, जरा वो दोहरा दीजिए और जजेस का उस पर क्या रिएक्शन था, जरा वो भी बताइएगा। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो है अटॉर्नी जनरल ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और वो बयान ये है कि जब सूबाई सिंध में सूबाई हुकूमत और जो लोकल बॉडीज की हुकूमत की नाकामी सामने आई तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल के जो रोस्टम पे खड़े थे उनसे इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब आप बताएं। इस मौके पे सीनियर वकला को भी चंद जो है वो मदाखलत उनको भी शामिल किया गया था गुफ्तगू में, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया कि कराची इसमें एक यतीम शहर बना हुआ है, अगर कराची तबाह हुआ कोलैप्स हुआ तो पाकिस्तान कोलैप्स होगा और वफाकी हुकूमत को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आइनी ऑप्शन सोच रही है। ताहम मैं इस वक्त ये बताने की पोजीशन में नहीं हूँ कि अगर क्या कराची तबाह हुआ तो सकते पूरा हैं। पाकिस्तान तबाह होगा, ये कहना था अटॉर्नी जनरल का और काफ़ी ज़्यादा भरमी का इज़हार किया गया कराची की सिचुएशन पे। बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदे फारूक समी में आज होने वाली समात के हवाले से अपडेट्स दे रहे थे और ये समात जारी है और जैसे जैसे इस हवाले से अपडेट्स आती रहेंगी हम आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल अभी हम ज़रा बात करेंगे चीते की। शफात, डू यू नो व्हाट चीता इज़? चीता कहते हैं, मतलब एक तो जैसे राशिद लतीफ़ साहब जब विकेट कीपिंग करते थे ना तो कहते थे जी विकेटां दे पीछे चिता फिरदा। वकार यूनुस ये बाउंसर मारे उसने चीते की तरह एक जस्त लगाई और जाके बॉल पकड़ ली। तो उस चीते की बात करिए। नहीं शफात, मैं कैसे चीते की बात कर रही हूँ। वैसे चीते का नाम सुन के हल्का बंदे को ना हल्का सा डर लगता है, लेकिन एक चीता जो वर्ड है उससे लोगों की बड़ी दोस्ती हो गई हुई है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज़ रफ्तार ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 10 शहरों में 5 मुख्तलिफ जो हैं वो कैटेगरीज में काम कर रहा है और इन शोबों में फूड है, फार्मा है और टिफिन सर्विसेज भी है, ये भी शामिल है। और चीते पाकिस्तान के ज़रिए ना सिर्फ सार्फिन को घर बैठे बैठे, क्योंकि पिछले दिनों देखें ना लॉकडाउन का टाइम था तो घर बैठे बैठे आवाम को तमाम सहूलियत हासिल हो रही थी, वहीं पर उनके लिए रोज़गार के मौके भी पैदा हो रहे थे। तो इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के सरबराह ज़का नईम, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़का एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए अपने चीते के बारे में, ये चीता क्या करता है और कैसे हम चीते से चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं? चीते एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप 5 मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हम लोग फूड में, ग्रॉसरी में, फार्मेसी में और एरेंड की सर्विसेज दे रहे हैं। प्लस आपने मेंशन किया टिफ़िन, तो ये कॉर्पोरेट ऑफिसेज वालों के लिए स्पेशली एक प्रोडक्ट है कि बार बार बाहर से खाने की बजाय वो एक रेगुलर टिफ़िन ऑर्डर कर सकते हैं। प्लस अभी चीते ने रिसेंटली कराची में एक्सपेंड किया है और कराची के लिए हम लोगों ने मार्केट ओपन की है, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। करंटली हम लोग 10 शहरों के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, लाखों कस्टमर्स को हम सर्व कर रहे हैं। कहाँ से किया था ज़का, कौन से शहर से आपने शुरू किया था? ये साइमल्टेनियसली शुरू किया था? हम लोगों ने लाहौर से स्टार्ट किया था और लाहौर में हम लोग पिछले 10 महीनों के अंदर हमने कोई 10 शहर के अंदर एक्सपेंड किया है। मोर देन 10 टाइम्स हम ग्रो कर चुके हैं और इवेंचुअली इस कोविड के अंदर स्पेशली जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और फुटफॉल बिजनेसेस बंद थे, रिटेल आउटलेट्स बंद थे सारे, तो चीते की सर्विसेज काफ़ी जो है ना लोगों ने यूज़ की।
हम लोगों ने उस टेन्योर में देखा, हमने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन की, हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी एज अ राइडर, जो हमारे चीते कहलाते हैं, क्योंकि चीते एक ऐसा वर्ड है जो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों वाला वर्ड है चीते क्या बिल्कुल। तो अगर आपको किसी को अप्रिशिएट करना हो पाकिस्तान में ना, वी यूज्ड टू से कि यार शाबाश चीते। सो ये कॉन्सेप्ट के साथ वी केम इन द मार्केट, और मुझे भी काफ़ी कराची में आने से चीते को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो अक्सर अम्मी को कुछ मंगवाना हो या कोई चीज़ चाहिए हो तो वो चीते से ऑर्डर कर देती हैं और 30-35 मिनट्स में उनको ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। दैट्स इनक्रेडिबल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि लोग बहुत सारे लोग अभी तक फेमिलियर नहीं है कि ये काम कैसे करता है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि लोग कैसे चीते से सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। सो हमारी एप्लीकेशन मौजूद है एंड्रॉयड और iOS, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, बहुत फ्रेंडली यूज़र है, आसान तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। 5 टैब्स उसमें मौजूद है डिफरेंट कैटेगरीज़ के। आपने सिंपली जाना है, मेन्यू सेलेक्ट करना है या वेंडर सेलेक्ट करना है, ऑर्डर प्लेस आप करेंगे, एंड देन आपके पास एक पूरी ट्रैकिंग जर्नी आएगी जिसमें राइडर को ऑर्डर असाइन होने तक, डिलीवर होने तक आप क्या ऑर्डर कर सकते हैं? सो आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, आप सौदा मंगवा सकते हैं, ग्रॉसरी ऑर्डर कर सकते हैं, इनक्रेडिबल, आप फार्मेसी ऑर्डर कर सकते हैं, आप एरेंड के थ्रू कुछ भी कभी भी कहीं से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। रह के गया पीछे, हाँ, मतलब सब चीज़ें आ जाती है। अच्छा, जो टिफिन सर्विसेज है उस हवाले से बताइएगा कि उससे, क्योंकि आई एम श्योर इससे जो घर बैठी जो खवातीन हैं जो कि घर में बैठ के बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाती हैं, उनको भी अच्छे मौके मिल गए होंगे, तो आपने क्या उनको एंगेज किया या रेस्टोरेंट प्रॉब्लम है? हाँ। हमें यहाँ अक्सर जो है ना खाना मंगवाने के लिए, मतलब हम वेट कर रहे होते हैं यार कोई राइडर नहीं। सो जो हमारी टिफिन सर्विसेज है, इट इज़ लाइक कि आप मंडे को सब्सक्राइब करें पूरा वीकली प्लान, और उसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं, आप खुद ही वो मेन्यू सेलेक्ट करें, एंड वन टाइम आपने ऑर्डर प्लेस करना है, डेली बेसिस पे आपके टाइम के ऊपर राइडर आपके पास आएगा और आपका खाना गर्मा गर्म आ रख जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, आला। तो जनाब वो मेरे ख्याल में पुलाव का हम ऑर्डर दे देते हैं, गर्मा गर्म पुलाव। 12 बजे देगचा खुलना है तो 12:30 तक इंशाल्लाह यहाँ पे 35 मिनट आपने कहा, बिल्कुल 30 to 35 यार पुलाव का हमारा ऑर्डर हो गया। अच्छा, साथ में ये बताइएगा, अगर हमने कोई चीज़ ऑर्डर की, हमने ग्रोसरी ऑर्डर की, जो ग्रोसरी आइटम्स आई, वो ग्रोसरी आइटम्स जो हैं वो गैर मेयारी हुई, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम पे दोबारा चीते से हम किस तरह से रब्ता करेंगे और फिर वो जाके हमारी जो चीज़ें अदला बदली करवा दें? सो इन टर्म्स ऑफ अगर आपको कोई भी क्वालिटी कंप्लेन होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप चीते की चैट सर्विसेज यूज़ करें, चीते का नुमाइंदा वहाँ पे आपको असिस्ट करेगा और आपको दोबारा से वो प्रोडक्ट डिलीवर कराएगा। पहले तो हमारी कोशिश यही होती है कि जब हमारा प्रोडक्ट पिक हो रहा हो तो वहीं पे सारे चेक पॉइंट्स हम इंश्योर करते हैं कि वो क्वालिटी कस्टमर को डिलीवर हो, ताकि उसका पहला एक्सपीरियंस ही इतना अमेजिंग रहे कि वो नेक्स्ट टाइम सोचे ही नहीं कि यार मुझे कहीं जाना है, एंड देन ही रेगुलरली वो चीज़ें से ऑर्डर करता रहे। अच्छा, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, तो व्हाट डिफाइंस यू टू स्टैंड आउट? आप लोग कैसे बाकी जो है ना कंपटीटर से अपने अलग हैं? सही है। सो शफात, मैंने बताया हम लोग नाउ कॉमर्स है, और नाउ कॉमर्स के अंदर अभी कोई भी पाकिस्तान में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ये चारों सर्विसेज एक साथ अवेलेबल हो। सही है। फूड, पिज़्ज़ा मंगवाना है, घर जा रहे हैं, बच्चों ने कुछ ऑर्डर करना है, मेरे भांजे हैं उनको कुछ चाहिए होता है तो दे जस्ट ऑर्डर इट फ्रॉम चीते। सही है। हम ग्रॉसरी की बात कर लेते हैं, अक्सर अम्मी को कोई सामान चाहिए होता है, सही है, स्पेशली कौन इंतजार करेंगे घर के आदमी आए ऑफिस से फिर उनसे चीजें मंगवाएं। एग्जैक्टली, मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ या मैं आउट ऑफ सिटी हूँ तो वो ऑर्डर कर लेती है। फार्मेसी, दवाइयाँ स्पेशली, तो दवाइयों के ऊपर भी वालदा को जो चाहिए होता है वो ऑर्डर कर लेती है। स्पेशली अभी मेरी सिस्टर हॉस्पिटलाइज थी तो उसको जो है ना वो बाहर ट्रैवल नहीं कर रही थी, तो इट वाज वेरी सिंपल एंड इजी फॉर हर के वो जो है उसने चीते से ऑर्डर किया, फार्मेसी उसके घर पे डिलीवर हो गई। अच्छा, ये क्या बड़े बड़े स्टोर्स तक ही जो चीता है वो वहाँ जाएगा, या फिर अगर कोई मुकामी अच्छी दूध दही की दुकान और वहाँ से कोई चीज़ लेनी हो तो चीता जो सर्विस है मुझे वहाँ से भी दूध दही और जो भी चीज़ें बिल्कुल आ सकते हैं। सो आप एरेंड के थ्रू अगर आपको कोई भी अपनी स्पेसिफिक जगह से कुछ भी स्पेशलिटी मंगवानी है, भले वो एक कोने से दूसरे कोने के ऊपर हो, तो आप चीते से वो ऑर्डर कर सकते हैं। सो मिसाल के तौर पे मुझे कराची के अंदर जो है ना जावेद नारी ट्राई करनी है, तो मैं जावेद नारी चीते के थ्रू ऑर्डर कर सकता हूँ। लेकिन आप लाहौर में बैठ के कराची की जावेद नारी नहीं है। डेफिनेटली वो तो नहीं है। ये देखिए ना यार, ये आप मेरे ख्याल से शफात आज हम पुलाव मंगवाएंगे ना, फिर उसके साथ हम ना फिर बंस रोड से बड़ी जबरदस्त खीर आती है वो भी मंगवा लेंगे। मैं नाम नहीं ले रही उसका। हाँ, ये आराम से पॉसिबल है। बीफ पुलाव का नाम लिया, मैंने नाम नहीं लिया महबूब भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। सही। तो एक पाकिस्तानी ऐप है और आई थिंक अभी तक पाकिस्तान में ये एक पहली पाकिस्तानी ब्रांड है जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट कर रहा है विद मोर देन 5000 प्लस राइडर्स, और हमारा एम है 2021 के एंड तक हम 50,000 जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ओपन करें। अच्छा, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और जो आपकी सर्विसेज हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए आपका जो अमला है वो कितना बड़ा है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपने अभी तक जो है वो मुलाजमतें दी हैं इसमें? सो फार हम लोगों ने अभी तक
जो हमारे नंबर्स हैं, हम लोगों ने 5000 प्लस लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे चुके हैं जॉब्स की, और हम लोग टारगेट कर रहे हैं इस साल के आखिर तक कि हम 10,000 प्लस फ्लीट पे चले जाएंगे। अभी हमने कराची खोला है और आई होप आप बहुत जल्दी कराची के अंदर चीते के राइडर्स मूव होते हुए देखेंगे। प्लस इनकी हेल्थ सेफ्टी इंश्योर करने के लिए डेली बेसिस पे हम लोगों का जो है टेम्परेचर चेक किया जाता है राइडर का, क्योंकि वी वांट जब राइडर कस्टमर के पास जाना है तो वो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा हो, वो सोशल डिस्टेंसिंग रखे, उसको डेली मास्क, सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, ये सब प्रोवाइड किया जाता वो है। खवातीन जो हमें घर बैठी देख रही हैं, वो घर से अपना कोई काम करना शुरू करना चाह रही हैं, यानी कि जिसमें कि वो खाना बना सकती हैं, और वो चाहती हैं कि वो टिफ़िन सर्विसेज के थ्रू दफ्तरों में अपना खाना पहुंचा सकें, वो आपसे कनेक्ट कैसे कर सकती हैं? सो हमारा वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल है और हमारी टीम भी होती है जो लोकली अप्रोच कर रही होती है, तो restaurants@cheetah.pk के ऊपर जो है ना वो ईमेल करके अपने आप को जो है ना रजिस्टर करवा सकते हैं। हमारा फिर नुमाइंदा उनको कॉल करके बाकी डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रोसेस कर लेता है। सही, वेरी गुड। ये आपने जो है ना मतलब ऑनेस्टली दिल खुश, बहुत सारे लोगों को खास तौर पे कोविड के दिनों में बड़ी टेंशन थी कि वो कैसे करेंगे। अच्छा, आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, अब मुझे बताइए कि वो लोग जो चाहते हैं कि वो आपकी कंपनी का हिस्सा बने और अगर उनके पास लेट्स से ये एबिलिटी भी है, रिसोर्सेज भी हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सो अभी हम लोगों ने शफात किया क्या था वाइल कोविड ना, जब पूरी इकॉनमी काफ़ी स्ट्रेस थी तो हम लोगों ने बेसिकली हायरिंग कर रहे थे और वी वर कंटिन्यूसली हायरिंग रेगुलर। सही है, हम लोगों ने काफ़ी जॉब ओपनिंग्स दी और उसके बाद जब हमने देखा कि लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया तो हमारा एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है और मैं इस पर अप्रिशिएट करूँगा हमारी मैनेजमेंट को, स्पेशली हमारा विजन वुमेन एम्पावरमेंट का भी इस तरीके से हायरिंग सेंटर्स जहाँ पे आप ब्लू कॉलर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो कुछ शहरों में हमारे फीमेल मैनेजर्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट कर रही हैं और वो इनकरेज कर रही हैं उन खवातीन को भी कि वो आएँ, काम करें, माना 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए। ज़का हमारे साथ मौजूद थे चीते के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट से और बता रहे थे जनाब कि कैसे चीते ऑपरेट कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि दिस विल क्रिएट सम एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल। बिल्कुल जी, और अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक में मैं और शफात हम जो अभी खीर और जो पुलाव के सपने सजा रहे थे उनको मज़ीद तक़वियत देते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। बाखबर सवेरा में एक और अहम खबर शामिल करते चले। सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में समाअत जारी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को कराची भर के नालों की सफाई की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का नालों के अतराफ में कायम तजावजात भी फौरी खत्म करने का हुक्म। मुतासरीन की बहाली और मुतबादल के लिए सिंध हुकूमत इकदाम करे। आपको एक बार फिर बताते चले कि एनडीएमए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को कार्रवाई करके जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है और एनडीएमए को नालों की सफाई तजावजात के खात्मे के लिए अदालत ने 3 माह का वक्त दिया है। सिंध हुकूमत एनडीएमए की मुकम्मल मुआवनत करे, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत जारी हुई है और सिंध हुकूमत को हाजी लीमू गोट के नालों से तजावजात खत्म करके मुतासरीन की बहाली का हुक्म जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम आगे चलकर एनडीएमए को मजीद जिम्मेदारियां देंगे। एक बार फिर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को कराची भर के नालों की सफाई और उनके अतराफ में कायम तजावजात फौरी तौर पे खत्म करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को इस काम के लिए 3 माह का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आगे चलकर एनडीएमए को मजीद जिम्मेदारियां दी जाएंगी और सिंध हुकूमत को एनडीएमए की मुकम्मल मुआवनत की हिदायत जारी की गई है। एक बार फिर बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को कराची भर के नालों की सफाई की हिदायत जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को 3 माह का वक्त दिया है कराची भर के नालों की सफाई और अतराफ में तजावजात के खात्मे का। ये उस वक्त में सामने आया जनाब कि जब कराची में अगला स्पेल आने वाला है 15 अगस्त को बारिशों का और 15 अगस्त भी सर पे है, हफ्ते का दिन है, तो उम्मीद करते हैं कि तब तक नालों की सफाई मजीद बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब बात एक बात है, इस सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची रजिस्ट्री में जो समाअत जारी है, अवाम ने इससे बहुत ज़्यादा सुख का सांस लिया है। बहुत अच्छे से कराची की अवाम ये रोल की
और ऐसा लग रहा था कि कराची की आवाम को पुरसाने हाल कोई नहीं, इनको सुनने वाला कोई नहीं है, बट फाइनली इस हवाले से एक्शन लिया गया और इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आगे बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं कराची के हवाले से। खैर जी, आगे सिनेमा के हवाले से भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिनेमा पे जो लॉकडाउन की वजह से सिनेमा घर बंद थे, बड़े लोगों का रोज़गार उससे जो नथी था वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार थे, उनके लिए बेहतरी आने वाली है। तो क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी फिल्में आती थी छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे, लेकिन दोनों ईद में क्योंकि लॉकडाउन था तो सिनेमा घर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा वीरान रहे। लेकिन अब ये है शफात, क्योंकि लॉकडाउन उठ गया है तो हम जिन फिल्मों का काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, अब हमें इंतज़ार ये है कि कब ये फिल्में जो हैं, जिसमें फिल्म कायदे आज़म जिंदाबाद जैसी बड़ी फिल्म इसकी नुमाइश होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से एक और बहुत बड़ी फिल्म आ रही है मनी बैक गारंटी नाम की, तो वो भी उसकी भी जो है वो जाहिर है वो इनिशियली 24 मई को रिलीज है। आपने इशारा क्या किया? मनी बैक गारंटी में मैं हूं ना, तो मैं इसलिए कह रहा था। अच्छा, तो जाहिर परसों वो तो आगे, खैर साथ में हमने थोड़ा सा इसको खुद को भी प्रमोट कर दिया, लेकिन खैर जनाब वो भी और कई दीगर फिल्में, टिच बटन आ रही थी, वो फिल्म जो है उसको सारी तैयारी मुकम्मल ऑल डन, ईद पर रिलीज होना था, लेकिन कोविड आ गया। कायदे आज़म जिंदाबाद, फहद मुस्तफ़ा, माहिरा खान होने हैं उसमें, वो अब हो गई एग्जैक्टली। और बहुत दिल था कि जाके सिनेमा की स्क्रीन पर फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान को एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों बहुत बड़े स्टार्स हैं। तो अब जनाब लेजेंड ऑफ मट, यस, हम उसको भी कैसे भूल सकते हैं, काफी अरसे से मौला जट ने आना था जी, वो मौला जट जो है वो भी रुक गई। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बड़ी बड़ी फिल्में रेडी हैं और सिनेमा हॉल्स भी अब खुलने जा रहे हैं, तो हम क्यों इस पर बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म प्रोड्यूसर जनाब फ़िज़ा अली मिर्ज़ा, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़िज़ा हमें वक्त देने के लिए। सिनेमा घरों पर से पाबंदी उठ गई है, बहुत अच्छा मेरे ख्याल में इकदाम है, आप क्या कहना चाहेंगी? आपको लगता है अच्छा अप्रोप्रिएट टाइम है फिल्म रिलीज करने के लिए? शफात एंड मदिया, आई थिंक देखिए, फिल्म तो सारा साल रिलीज होनी चाहिए, देयर शुडंट बी अ ब्रेक। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली फिल्म के और थिएटर के साथ एक बैड लक रहा है काफ़ी सालों से, कि हमारे पास एक तसलसल के साथ बीच में वक्फे आ जाते हैं, और इसकी वजह से फिल्म एक सेटल्ड स्पेस में नहीं जा पा रही। तो कोविड तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, ये तो हर चीज़ को ही ओवर होल्ड ले गई थी, लेकिन उसके अलावा भी आप लोग जानते हैं, इसी फील्ड से आपका ताल्लुक है कि फिल्म कितनी पहले से मुतासिर है। तो खबर बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि अभी फौरन मुहर्रम आ रहा है, तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि सिनेमा इंस्टेंटली इतनी करेगा, लेकिन राइट आफ्टर मुहर्रम हम लोग काफ़ी होपफुल हैं कि फिल्में भी हैं और लोग भी काफ़ी अच्छे से एंटरटेनमेंट से जो है महरूम हैं। तो आई डेफिनेटली फील कि एक बहुत अच्छा कमबैक करना चाहिए। सही। और फिजा, लोगों को बड़ा इंतजार है आपकी फिल्म कायदे आज़म जिंदाबाद का, और लाइक ट्रूली दिल से दुआ थी कि अल्लाह करे हालात बेहतर हो, ताकि अगस्त में जब सिनेमा घर जो खुलें तो हम कायदे आज़म जिंदाबाद ज़रूर देखें। तो अब आप खुशखबरी बता दे जी कि ये कायदे आज़म जिंदाबाद आप इसको कब रिलीज करने जा रही हैं? देखिए जी, वी आर रेडी, द फिल्म इज रेडी। आई थिंक इट इज द ओनली फिल्म व्हिच इज टोटली एंटायरली पैकेज्ड राइट नाउ, एंड नॉट जस्ट कायदे आज़म जिंदाबाद, लाइक शफात सेड के और भी फिल्में हैं 3-4 जो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी तरीके से पैकेज हुई हुई हैं। प्रॉब्लम है इसके सिनेमा नहीं खुला हुआ था। अब एक बार जब सिनेमा खुल जाएगा, SOPs फॉलो होना शुरू हो जाएगी, या जो भी उसके बाद आगे क्या प्लान तरतीब दिया जाएगा उसको फॉलो करते हुए हम तो फर्स्ट पॉसिबल रिलीज डेट देखेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मौसम भी बेहतर हो चुका होगा जब तक कि फिल्म आ रही होगी। इट्स लुकिंग लाइक कि इंशाल्लाह अगर खुदा ना खास्ता कोई सेकंड वेव ऑफ कोविड नहीं आती और कुछ नहीं आती तो हम बहुत जल्द सिनेमा तक आ पाएंगे। अच्छा फिजा, यूजुअली होता ये था कि चूंकि हम फिल्म रिलीज करने के लिए डेट्स रख देते थे, तो फिल्म को स्क्रीन पे टाइम थोड़ा मिलता था, कुछ थोड़े ही वीक्स मिलते थे, लेकिन ड्यूरिंग कोविड अब लगता ये कि जितनी भी फिल्में आएंगी उनको स्क्रीन पे बड़ा लंबा टाइम मिलेगा। आपको लगता है ये कोई बेहतर बात हो सकती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए? देखिए, 2-3 फैक्टर्स हैं शफात। एक तो ये है कि आपको भी मालूम है कि अब इंडियन फिल्म्स पाकिस्तान के अंदर नुमाइश पजीर नहीं हो रही। सो एक तो उसकी वजह से आपके पास एक बहुत ओपन विंडो है, बिकॉज कंटेंट कम है और जगह ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपको एक लेंथ मिलती है। उसके अलावा एक चीज़ जो हमें आज तक का रैकेट बताता है वो ये है कि पाकिस्तानी फिल्में जो होती हैं उनके अंदर ऑलरेडी
एक फैक्टर ये रहा है कि उनकी ड्यूरेशन इन द सिनेमाज इज यूजुअली लॉन्गर देन द अदर फिल्म्स, चाहे कि वो बैरून मुल्क से इंडिया से आ रही हो या हॉलीवुड की फिल्में हो। लेकिन पाकिस्तानी फिल्में जो होती हैं, स्पेशली जो एक सर्टेन क्वालिटी की अच्छी फिल्म पाकिस्तान में बनती है, उसका सिनेमा का जो दौरानिया है वो लंबा है। इसी तरह से जैसे कि हमारी जितनी भी अब प्रीवियस फिल्में देख लें, कुछ ने तो महीने गुजारे हैं सिनेमा के ऊपर, तो वो फैक्टर कभी भी पाकिस्तानी फिल्म को हर्ट नहीं करता कि कितने वीक्स के लिए। अगर फिल्म एक अच्छी क्वालिटी की फिल्म है तो वो सिनेमा में रुकेगी, लोग देखने के लिए आएंगे। और अब जबकि कंटेंट कम है तो फिर मेरे ख्याल से और ज़्यादा रुकने के चांसेस हैं। सही। अच्छा फिजा, हमने देखा कि कोरोना की वजह से बहुत सारी जो फिल्म्स हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो रिलीज़ हुई हैं, और अगर पाकिस्तान में देखा जाए, जैसे वैसे भी आपने बात की कि हमारे पास कंटेंट कम है, जगह बहुत ज़्यादा है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के हवाले से आपको नहीं लगता कि अब हमें इस हवाले इस तरफ भी आना चाहिए? खैर आप तो वेब सीरीज़ भी बनाने जा रही है गैंग वॉर पे। जी देखिए, मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि ये दोनों बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और इनको डिफरेंटली हैंडल करने की ज़रूरत है और कंटेंट को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। अगर आपने एक फिल्म सिनेमा के नाक़दीन के लिए बनाई है और उसको आप थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए डिज़ाइन करते हैं, तो उसका ग्राफ, उसका ओवरऑल प्रोडक्शन डिज़ाइन, एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू द बिग स्क्रीन। और जब हम एक 17-18 इंच या 20 इंच की स्क्रीन या फिर सेलफोन की स्क्रीन के लिए बात करते हैं, जो कि हमारे मोस्टली लोगों के पास है, जो वेब सीरीज देख रहे होते हैं या वो अपने घर के टीवीज पे देख रहे होते हैं, उसके अंदर फिर आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन डिजाइन, आपका स्क्रीन प्ले, हर चीज। और हम उम्मीद करते हैं फिजा, आप लोग जब बनाएंगे अपना प्रोडक्शन डिज़ाइन छोटी स्क्रीन के लिए तो वो कैची होगा और लोग जो है ना आपकी नेक्स्ट सीरीज का बड़ी बेताबी से इंतजार करें। एग्जैक्टली। और जिस तरह से आपका कॉन्सेप्ट हमेशा से यूनिक होता है, वैसे यूनिक हम कंटेंट देखें। बहुत शुक्रिया जी, फिजा मौजूद थी। खैर जी, और शफात, आगे आपको पता है कि 14 अगस्त भी आने वाली है, और 14 अगस्त से पहले 13 अगस्त आने वाली है, और 13 अगस्त को शुरू होने वाला है जनाब सेकंड टेस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। तो आपको इतना बताते चलें जी, प्रैक्टिस सेशंस तो चल रहे हैं साउथहैम्पटन में और विकेट्स पे के ऊपर मेहनत भी हो रही है। 2 प्लेयर्स जो हैं इंग्लैंड के पास मौजूद नहीं है, एक बेन स्टोक्स और एक डैन लॉरेंस। दोनों ने ज़ाती वजूहात की बिना पे मज़ीद टेस्ट खेलने से माजरत कर ली है। और मज़ीद क्या कुछ होने वाला है, हमारे साथ मौजूद हैं नजीबुल हसनैन। नजीबुल हसनैन को शामिल करते हैं। जनाब नजीब साहब, ये बताइएगा कि अजहर अली साहब की कप्तानी में बड़ी उंगलियां उठी हैं पहले टेस्ट की शिकस्त के बाद, दूसरे टेस्ट में कुछ आप देख रहे हैं कि कप्तानी में एग्रेशन आएगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अजहर अली के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई है, कुछ तो हद से ज़्यादा ही हुई है, लेकिन ही हैज़ टू बी मोर अग्रेसिव। डिफेंसिव अप्रोच से वो कप्तानी नहीं कर सकते। और बहुत सारी चीज़ें जो पिछले टेस्ट मैच में हुई हैं, लोग कहते हैं कि हमने सेकंड इनिंग्स में कम स्कोर किया था, इसकी वजह से हम हार गए, लेकिन ये बात गलत है। एट द एंड 277 का टारगेट था, जो कि एक विनिंग टारगेट होना चाहिए था। जब आपने अटैक ही नहीं किया, जिस तरह की फील्ड सेट की थी यासिर शाह के लिए, वो डिसअपॉइंटिंग थी कि रन्स लीक हो रहे थे। मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा चढ़ के खेलेंगे और ज़रा दिलेरी से कप्तानी करेंगे, विच इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट बिकॉज उनकी अपनी फॉर्म नहीं है, तो अपनी फॉर्म भी उनको तलाश करना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल अजहर अली के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट है। अच्छा, नजीब साहब ने भी कहेगा कि दूसरे टेस्ट में क्या मुमकिन तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं जिसकी वजह से टीम को फ़ायदा पहुँच सकता है? अच्छा, अब तो एक जोक ही बन गया है कि फवाद आलम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनको खिला लेना चाहिए ताकि ले के जो उनको घूम रहे हैं उस पर जो क्वेश्चन मार्क एक बन गया है वो ख़त्म हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली फ़हीम अशरफ शादाब खान को रिप्लेस करेंगे, अब तक ऐसा ही लग रहा है। जो चलें, उम्मीद करते हैं जी कि फवाद आलम खेलें कल, वैसे उम्मीद बहुत कम है। तो ख़वातीन और हज़रात, हमें दीजिए इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।